प्रत्येक ग्राम पंचायत पर महिलाएं, पुरुष, राजीविका की स्वयं सेवी संस्थाओं की महिलाएं, नरेगा की मेड्स, वाटरशेड के मेंबर्स, ग्राम सेवक, पंचायत समितियां, प्रधान, जिला परिषद, जिला प्रमुख, सीओज, अधिकारीगण और वहां पर भी जो प्रबुद्ध नागरिकगण हैं उस शहर के, उस गांव के, वो सभी जुड़े हुए हैं और आप सबको सुन रहे हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की सोच है कि आज से आने वाले 7 वर्ष बाद 2030 में राजस्थान प्रदेश कैसा प्रदेश बने, कैसा विकसित प्रदेश बने कि वो पूरे भारत में नंबर 1 पर आए। और इसके लिए ये जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति का ग्रास रूट लेवल से उसके अंदर पार्टिसिपेशन हो, उसका से हो। सरकार की जो नीतियां रीतियां बने उसके अंदर उसका कुछ अंश उनसे सजेशन के द्वारा भी आए, जो सबसे नीचे के लेवल पर भी हैं और जो प्रबुद्ध नागरिकगण हैं, जो नियमों को और उस संस्थानों को जानते हैं, जिनको की एक्सपीरियंस है, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो जो 7 सालों में प्रगति की रफ्तार को 10 गुना करने की जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का जो निर्देशन है, उसके अंतर्गत हम सभी ने आज ये मीटिंग बुलाई है। माननीय मंत्री महोदय कुछ ही समय पश्चात हम सबको ज्वाइन करेंगे। इससे पहले मैं आप सबको जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने इस विजन की शुरुआत की थी, वो एक बार आप सबको बताना चाहता हूँ, उनके स्वयं के शब्दों में, उनके स्वयं के जो शब्द थे उनके द्वारा, और उसके बाद हम एक आध वीडियो और बता के फिर इस सभा को ओपन करेंगे और सबसे सजेशंस और सबसे हम लेंगे, परामर्श करेंगे। तो मैं सबसे पहले चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सबसे पहले जब विजन 2030 की शुरुआत में स्वतंत्रता दिवस पर जो उद्बोधन दिया था, उसको आप एक बार सभी सदस्यों को बताएं। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, शानदार वर्तमान के साथ सुंदर भविष्य के लिए कार्य करना आवश्यक है। इसके लिए हमें एक मिशन बनाकर काम करना होगा। इसके लिए मैं इस दशक से आखिरी साल 2030 को लक्ष्य बनाकर मिशन 2030 की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं आपके सामने मिशन 2030 के कुछ लक्ष्य रखना चाहता हूं। मेरा राजस्थान के सभी प्रदेशवासियों से, अर्थशास्त्रियों से, लेखकों से, पत्रकार, साहित्यकार, विद्यार्थी, सरकारी कर्मचारी, वकील, किसान, मजदूर, महिला, युवा, बुद्धिजीवी, खिलाड़ी समेत आप सभी से निवेदन करता हूं, मिशन 2030 के लिए आप भी अपने सुझाव दें। 2018-19 में जब मैंने इस बार सत्ता संभाली थी, तब राजस्थान की अर्थव्यवस्था करीब 9,11,000 करोड़ थी। आज राजस्थान की अर्थव्यवस्था करीब 14,14,000 करोड़ हो गई है। 2030 तक इसे करीब 2.5 गुना बढ़ाकर 35,71,000 करने के लक्ष्य को रखा गया है। आज हम सब प्रदेशवासी 15 अगस्त के पावन पर्व पर यह निश्चय कर लें 2030 तक राजस्थान में प्रगति की गति को 10 गुना बढ़ाकर राजस्थान को हर क्षेत्र में भारत का प्रथम राज्य बनाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए अगले 2 महीने में राजस्थान सरकार मिशन 2030 की मुहिम चलाकर आप सभी के सुझाव लेगी। उनको समावित कर मिशन 2030 का विजन डॉक्यूमेंट प्रकाशित किया जाएगा। ये सपना पूरा करने के लिए समाज के सभी वर्गों का योगदान जरूरी है। राजस्थान मिशन 2030, प्रगति की गति अब 10 गुना। माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने जब से पद संभाला है, उनका यही उद्देश्य रहा है कि आम जन तक मूलभूत सुविधाएं आसानी से पहुंचे और उनके जीवन स्तर में सुधार हो। आम जन की तरक्की के साथ ही प्रदेश की तरक्की संभव है। बढ़ती महंगाई में आम लोगों का जीवन सुगम करने के उद्देश्य से ही महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया गया और सभी जनहितैषी और महंगाई से राहत पहुंचाने वाली स्कीमों का लाभ जरूरतमंद लाभार्थी तक पहुंचाना सुनिश्चित किया गया। और अब मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत अपने इसी उद्देश्य को मिशन का रूप देने जा रहे हैं, राजस्थान मिशन 2030, जिसके तहत प्रदेश की प्रगति की गति 10 गुना बढ़ाई जाएगी, जिससे 2030 तक राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शुमार होगा, नंबर 1 राज्य बनेगा। मगर ये विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों, सभी विभागीय कर्मचारियों और आम जन की मदद, सलाह और सुझाव के बिना संभव नहीं है। हमें मिलकर राजस्थान मिशन 2030 के लिए रोड मैप तैयार करना होगा।
हर अनिवार्य क्षेत्र के लिए मानक या स्टैंडर्ड्स निर्धारित करने होंगे। साथ ही इन मानकों में तय लक्ष्यों को समय पर कैसे पूरा किया जाए, इसकी कार्य योजना पर गंभीरता और तेजी से काम करना होगा। राजस्थान मिशन 2030 के लिए राजस्थान सरकार की योजनाएं चरणबद्ध तरीके से इस प्रकार है। नंबर 1, विकसित राजस्थान 2030 नाम से एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा, जिसके अंदर सभी विशेषज्ञों, हितधारकों, युवाओं और समाज के सभी वर्गों के लोगों के सुझाव समाहित किए जाएंगे। नंबर 2, डॉक्यूमेंट तैयार करने और लोगों के सुझाव इकट्ठा करने के लिए हम एक वेबसाइट बनाएंगे, जहां अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ, विभिन्न विभागों के सदस्य और आम जन सभी अपने विचार, सुझाव और अपेक्षाएं ऑनलाइन सबमिट कर सकेंगे। नंबर 3, विभिन्न विभागों के इस मिशन में बड़ी भूमिका होगी। मिशन के तहत विभागीय स्तर पर संबंधित विशेषज्ञों और आम जन के साथ राजस्थान मिशन 2030 के संबंध में गहन परामर्श किया जाएगा। नंबर 4, इस मिशन में आम जन की भागीदारी के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। इसके लिए लोगों के घर घर जाकर उनसे सुझाव मांगे जाएंगे। प्रदेशवासी भविष्य में अपनी तरक्की को किस दृष्टि से देखते हैं और वे राजस्थान को वर्ष 2030 में कहां देखना चाहते हैं, इस संबंध में उनकी राय मांगी जाएगी। नंबर 5, प्रदेश के कुछ हिस्सों में IVR सर्वे भी किए जाएंगे, जहां लोगों से अपेक्षाएं और सुझाव आमंत्रित करने के लिए आम जन से एक टोल फ्री नंबर पर कॉल करने और निशुल्क सर्वे में भाग लेने के लिए निवेदन किया जाएगा। नंबर 6, युवाओं को राजस्थान मिशन 2030 से जोड़ने और भविष्य के राजस्थान के बारे में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान के समस्त स्कूलों और कॉलेजों में राजस्थान मिशन 2030 विषय पर निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। नंबर 7, राजस्थान मिशन 2030 अभियान में आम जन की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान मिशन 2030 वीडियो कॉन्टेस्ट संचालित किया जाएगा। आम जन इस कॉन्टेस्ट के माध्यम से राजस्थान मिशन 2030 के लिए अपने सुझाव वाले वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर प्रतिदिन पुरस्कार प्राप्त कर सकेंगे। नंबर 8, माननीय मुख्यमंत्री विभिन्न हितधारकों और प्रभावशाली समूहों जैसे जनप्रतिनिधियों, सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, वकीलों, डॉक्टर्स, गिग वर्कर्स आदि के साथ मुलाकात करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। नंबर 9, सभी विभागों द्वारा विभागीय मिशन 2030 दस्तावेज, डिपार्टमेंटल विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। नंबर 10, पहले विभागीय मिशन 2030 के दस्तावेजों का प्रकाशन किया जाएगा और फिर राज्य का राजस्थान मिशन 2030 दस्तावेज जारी किया जाएगा। इस तरह सभी पहलुओं पर गौर कर सभी क्षेत्रों के महत्वपूर्ण लोगों और आम जन की सलाह पर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार होगी और फिर क्रियान्वयन का कार्य आरंभ होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि इसी तरह सही दिशा में तेजी से आगे बढ़ते हुए हम राजस्थान मिशन 2030 में जरूर सफल होंगे। प्रदेश की प्रगति की गति में 10 गुना वृद्धि होगी और राजस्थान का नाम देश के अग्रणी प्रदेशों में शुमार होकर रहेगा। जन सम्मान, जय राजस्थान, जय हिंद। जैसा कि आपने देखा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो एक विजन पेश किया गया है राजस्थान की जनता के सामने, और किस तरह आने वाले कुछ दिनों में राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति के पास में जाकर, उनके घर में जाकर सवाल पूछकर, उनसे फेस टू फेस सर्वे करके, ऐप के माध्यम से, जन कल्याण ऐप के माध्यम से हम उनके सुझाव लेंगे कि किस तरह राजस्थान पूरे भारत में नंबर 1 प्रदेश बने। आगे आने वाले 7 वर्षों का रोड मैप क्या हो, वो उन्हीं से हम लेंगे। तो आज हम बेसिकली पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग के संदर्भ में सुझाव प्राप्त करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। प्रत्येक विभाग राजस्थान का, भले वो मेडिकल एंड हेल्थ हो, PWD, PHED, प्रत्येक विभाग इसी तरह से सबसे सुझाव प्राप्त कर रहा है। आज हम ग्रामीण विकास और पंचायती राज के साथ साथ फूड एंड सिविल सप्लाईज के बारे में भी आपके अनुभव प्राप्त करेंगे और जो पूरे राजस्थान में हमारे लोग बैठे हैं उनसे भी अनुभव या हम परामर्श प्राप्त करेंगे। मेरा सिर्फ आपसे ये अनुरोध है कि ये जो हमारी समय सीमा है, ये 3 से 5 बजे के बीच में ही है। हमने 5 बजे के बाद कोशिश की थी समय मिले, लेकिन
वो समय नहीं मिल पाया, 5 बजते ही कोई एक दूसरी मीटिंग है यहाँ पर होगी, तो हम समय की पालना करते हुए उसको करेंगे। तो सर मैं आपके परमिशन से पंचायती राज का थोड़ा-सा ब्रीफ कर देता हूँ। नेक्स्ट। हम जानते हैं कि पूरे भारत में पंचायती राज को एक एक्ट के माध्यम से पूरे ढांचा पंचायती राज का तैयार किया गया था। ग्रास रूट रूरल डेवलपमेंट को देखते हुए गांव की सरकार का एक ढांचा तैयार किया गया था। जो हमारा ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग है, उसको आप देख सकते हैं, माननीय मंत्री जी उसको हेड करते हैं, एसीएस सर हैं। फिर 2 इसमें अंग हैं, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, जिसमें हम नरेगा, राजीविका और बायोफ्यूल है, और पंचायती राज में वाटरशेड है, पंचायती राज है, और स्वच्छ भारत मिशन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है भारत सरकार की। नेक्स्ट। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जिसमें कि सबसे नीचे के स्तर पर है ग्राम पंचायत, फिर ऊपर है ब्लॉक, जिसको कि हम खंड बोलते हैं, और लास्ट में जिला स्तर, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत। जिला परिषद में जिला प्रमुख हैं, पंचायत समिति में प्रधान है, और अधिकारी के तौर पर सीओ जिला परिषद है, और प्रधान के साथ में विकास अधिकारी हैं, और ग्राम पंचायतों में जो सरपंच है वो डायरेक्टली चुने जाते हैं, और साथ में वार्ड पंच होते हैं, और वहां पर भी हमारे ग्राम विकास अधिकारी काम करते हैं। जो विशेष महत्व की बात है वो पंचायत की प्राप्तियां हैं, क्योंकि अगर एक स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल और सेल्फ रिलायंट पंचायत बनेगी, जिसके बारे में भी हम आपसे राय लेंगे, एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा किस तरह से पंचायतें अपनी निजी आय बढ़ाएं, वो भले कर आधारित हो या गैर कर आधारित हो या अनुदान से संबंधित हो, लेकिन इसके बारे में आपके सुझाव बहुत महत्व के रहेंगे। नेक्स्ट। ये पंचायती राज विभाग की प्रमुख योजनाएं हैं, जिसमें 15वां वित्त आयोग केंद्रीय है, 6ठा राज्य वित्त आयोग है, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान है, स्वामित्व योजना है, और ग्राम पंचायत विकास योजना है। जो भी पैसा राज्य सरकार से और केंद्र सरकार के से आता है हमारे पास में, उसको हम कुछ विशेष परियोजना या विशेष प्रयोजन के हिसाब से ही खर्च कर सकते हैं, और कुछ पैसा अनटाइड फंड में होता है। फॉर एग्जाम्पल जो आप देख रहे होंगे 15वां वित्त आयोग, इसका 60% राशि हम पेयजल और सैनिटेशन के लिए ही कर सकते हैं, और 40% अन्य कामों के लिए ले सकते हैं, जबकि 6ठे राज्य वित्त आयोग का पैसा हम 55% ढांचागत निर्माण कार्य के लिए, 40% राष्ट्रीय और राज्य की प्राथमिकताओं के लिए, और 5% प्रोत्साहन राशि के रूप में कर सकते हैं। ये सतत विकास के हमारे कुछ प्रमुख स्तंभ हैं: सामाजिक न्याय, पर्यावरण, आर्थिक न्याय। नेक्स्ट। ये सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 9 संकल्प हैं। मैं एक बार इनको दोहरा देता हूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है, और ये पूरे विश्व के लिए है, न सिर्फ भारत के लिए है। गरीबी मुक्त और आजीविका युक्त पंचायत, स्वस्थ पंचायत, बाल हितैषी पंचायत, जल संसाधन युक्त पंचायत, स्वच्छ एवं हरित पंचायत, ढांचागत आत्मनिर्भर पंचायत, सामाजिक सुरक्षित एवं न्यायपूर्ण पंचायत, सुशासन युक्त पंचायत, और महिला हितैषी। ये एक तरह से आप सब लोगों के लिए आज की मीटिंग में जो आगे चर्चा होगी, उसका बेसिक यही है कि इनको किस तरह से आने वाले 7 वर्षों में हम आगे ले जाएं। नेक्स्ट। तो उपलब्धियों के रूप में हम बताना चाहते हैं कि हमने पंचायती राज में जो सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी जब से पधारे, उन्होंने सबसे पहले तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की शर्त का विलोपन किया था, और 57 पंचायत समितियों और 1456 नवीन ग्राम पंचायतों का नव सृजन 2019 में एक बहुत बड़ा पुनर्गठन हुआ है। आप सबकी नॉलेज के लिए मैं बताऊं, 57 नई पंचायत समितियां और 1456 नवीन ग्राम पंचायतें बनी। तो राज्य में वर्तमान में 358 पंचायत समितियां और 11,236 ग्राम पंचायतें हैं। 14/11 को सारी जनहित योजनाओं को पहुंचाने के लिए विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया था, और प्रशासन गांव के संग में अभियान के लिए नियम 157 के अधीन ली जाने वाली दरों में 50% की छूट भी दी गई थी। मानदेय और भत्ते भी पिछले कुछ समय में बढ़ाए गए हैं। नेक्स्ट। ये कर्मचारी कल्याण को देखते हुए नए पद और कैडर का सृजन किया है, नव नियुक्तियां की हैं। तो
बहुत सारे पद हमने बढ़ाए हैं सो दैट कि सुशासन से संबंधित कामों में कोई अवधान नहीं आए, व्यवधान नहीं पड़े। नेक्स्ट, ये स्वच्छ भारत मिशन के बारे में अजय जी, मैं थोड़ा-सा बता देता हूँ कि ये भारत सरकार और राज्य सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना है स्वच्छ भारत मिशन, जिसमें हमने पूरे राजस्थान को 2018 में ओडीएफ घोषित कर दिया गया था, ओपन डेफिकेशन फ्री। अभी हम 14,86,416 व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण कर चुके हैं, 22,000 सामुदायिक शौचालयों का, और ठोस और तरल संसाधन प्रबंधन में 18,926 गाँव हम इसमें कर चुके हैं। और पट्टों की संख्या अगर मैं बताऊं तो 13,96,226 पट्टे अभी हमने इस पिछले 4 सालों में हमने ग्रामीण इलाकों में बांटे हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। 14 लाख पट्टे बंटे हैं प्रशासन, गांव के संग और फॉलोअप अभियान में। ये कुछ कार्यक्रम हैं जो कि विभाग द्वारा किए गए हैं। मेरा गांव मेरा गौरव, महात्मा गांधी ग्रामोत्थान शिविर, हर घर तिरंगा कार्यक्रम, प्रशासन गांव के संग, महंगाई राहत कैंप तो गांव-गांव, शहर-शहर चल ही रहे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा। और अभी रिसेंटली मेरी माटी मेरा देश अभियान भी चलाया गया था। वाटरशेड डेवलपमेंट में भी बहुत सारे काम ऐसे हो रहे हैं जिससे कि ग्रीनरी को और जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको बढ़ाने में हमारे राज्य को बहुत मदद मिल रही है। इसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और जल संचय योजना जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, ये जो अब तक के काम है और राजस्थान राज्य हमेशा से इसमें अव्वल रहा है भू संरक्षण, जल ग्रहण विकास और भू संरक्षण कार्यों में। ये पुरस्कार जो स्वच्छ भारत मिशन में, जल ग्रहण में और पंचायती राज विभाग को पूरे भारत में मिले हैं। नेक्स्ट, 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 ये इनको आप संकेतक बात कर लेना। इस कार्यक्रम से जुड़े सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन महानुभावों को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार। मुझे 2 ही मिनट दिए गए हैं, काफ़ी कम है, मैं कोशिश करूँगी जल्दी से समराइज़ करने की। सर काफ़ी कुछ बता चुके हैं, हम लोग वीडियोज़ के थ्रू भी देख चुके हैं कि बेसिकली ये मिशन 2030 क्या है। इस मिशन को लेके माननीय मुख्यमंत्री महोदय की हम लोगों से क्या अपेक्षाएँ हैं, और इस मिशन के थ्रू काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होनी है जिनका अल्टीमेट एम जो है वो एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है, विज़न 2030। इस डॉक्यूमेंट को तैयार करने की जिम्मेदारी जो है वो सीएमआर टेक को दी गई है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए ज़रूरी है कि हम अलग-अलग सेक्टर्स में बेसिकली जो भी गैप्स हैं, जिनको हमें कवर करना है आने वाले 7 सालों में, तो हम उन स्टैंडर्ड को फिक्स कर सकें और उन स्टैंडर्ड को अचीव करने के लिए एक वर्किंग प्लान तैयार कर सकें। तो इसके लिए राजस्थान के सभी जो भी आमजन है, सभी जो वर्ग हैं, उनका हमें सहयोग चाहिए। तो उनके सुझाव एकत्र करने के लिए ही बेसिकली ये मिशन चलाया जा रहा है, और इस मिशन के थ्रू जो है वो सुझाव लिए जाएंगे जिनसे ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट, काफी सारी एक्टिविटीज हैं जो हम लोग वीडियोस में देख चुके हैं। इसमें से एक जो इम्पोर्टेंट है कि इस मिशन के रिगार्डिंग एक वेबसाइट तैयार की गई है डुएट के थ्रू, mission2030.rajasthan.gov.in। इसमें इस मिशन से रिलेटेड करीब करीब सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल है, जो हम लोग देख सकते हैं। इस वेबसाइट के थ्रू आमजन और विभागीय कार्मिक जो है वो अपने सुझाव दे सकते हैं। इस पे जस्ट आपको क्लिक करना है, बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है, नाम और मोबाइल नंबर, ओटीपी का ऑप्शन आएगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद में एक फॉर्मेट खुल जाएगा जिसमें आप अपना सुझाव जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसी तरह से विभागीय कार्मिक जो है वो अपना SSO ID डाल के जो है वो इसमें अपने सुझाव रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक जो इस मिशन की सबसे इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है वो है कि सभी डिपार्टमेंट जो है वो अपने अपने स्टेक होल्डर्स के साथ में कंसल्टेशन करें। ये कंसल्टेशन का जो टाइमलाइन है, ये बेसिकली 22 अगस्त से इस प्रोग्राम की ऑफिशियली जो है शुरुआत हुई थी। बिरला ऑडिटोरियम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इस प्रोग्राम का उद्घाटन किया था।
तो ये 23 अगस्त से शुरू होके 15 सितंबर तक जो है इसका टाइम पीरियड है। काफी सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो अपने कंसल्टेशन ऑर्गेनाइज करा चुके हैं, जिनकी सारी की सारी डिटेल जो है उस वेबसाइट पे डली हुई है। लेकिन इस कंसल्टेशन से पहले डिपार्टमेंट को अपने अचीवमेंट से रिलेटेड जो है वो एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन बनाना है, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ में शेयर करना है, उनको दिखाना है कि बेसिकली डिपार्टमेंट कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ताकि स्टेक होल्डर्स जो है वो उस हिसाब से सुझाव दे सके कि इससे आगे हमें क्या अचीव करना है और उसके लिए क्या वर्किंग प्लान होगा। इसी तरीके से इसके रिगार्डिंग जो शॉर्ट फिल्म्स वगैरह है अचीवमेंट की, वो भी शेयर की जा सकती है, दिखाई जा सकती है। एक और इसकी जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है वो है फेस टू फेस सर्वे। फेस टू फेस सर्वे 2 तरीके से किया जा रहा है। इसके लिए डू इट ने एक ऐप डेवलप किया है, जन कल्याण ऐप। तो इस ऐप में सर्वे ऑप्शन जो है उसके थ्रू भी ये सर्वे किया जा सकता है। दूसरा जो है इसका एक फिजिकल फॉर्मेट है, जिसको हमको काफी जगह जो मैं आगे बताऊंगी उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके ये फॉर्मेट फिल करवा के भी हम फीडबैक ले सकते हैं। इसका भी जो डेडलाइन है वो बेसिकली ये सर्वे 1 सितंबर से शुरू होकर 15 सितंबर तक पूरा किया जाना है। जन कल्याण ऐप से फेस टू फेस सर्वे करने के लिए सबसे पहले सर्वेयर अपॉइंट करने हैं। ये कुछ सैंपल हैं जिनको हम एज ए सर्वेयर यूटिलाइज कर सकते हैं, लेकिन इनके अलावा भी हर डिपार्टमेंट अपने एंड पे अपने किसी भी कार्मिक को एज ए सर्वेयर यूटिलाइज करने के लिए फ्री है। तो सबसे पहले सर्वेयर को इस ऐप पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है एज ए सर्वेयर, और एक बार रजिस्ट्रेशन कर देने के बाद में जो सर्वेयर हैं वो फिर सर्वे कर सकते हैं। और ऐसी अपेक्षा की जा रही है कि एक सर्वेयर जो है वो कम से कम 100 नागरिकों से सुझाव प्राप्त करेगा। तो इस तरीके से करीब हम 1.8 करोड़ जो नागरिक हैं उनके सुझाव प्राप्त कर सकते हैं या इसको अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी तरीके से काफी सारी जगहों पर QR कोड जो है वो तैयार किए गए हैं, वो लगाए जा रहे हैं जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, ताकि उस QR कोड को स्कैन करके सीधे ही वो फॉर्मेट खुल जाएगा जिसमें आप अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देके अपने सुझाव जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिजिकल फॉर्मेट में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये फिजिकल फॉर्मेट जो है जैसे 12 सितंबर तक बेसिकली काफी सारी ग्राम सभाएं, विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जानी है। तो इन विशेष ग्राम सभाओं में जो भी नागरिक पार्टिसिपेट करे उन सभी से ये फिजिकल फॉर्मेट भरवाया जाना है। इन ग्राम सभाओं के आयोजन से पहले इनके बारे में काफी सारा मतलब सेंसिटाइजेशन करना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इन ग्राम सभाओं में पार्टिसिपेट करें और ज्यादा से ज्यादा हमें सुझाव प्राप्त हो सके। इसी तरह से राजीविका की महिलाओं से CLG मीटिंग के माध्यम से भी हमें सुझाव प्राप्त करने हैं। और सभी स्कूलों के विद्यार्थी 9th क्लास एंड अबव और कॉलेज के भी सभी विद्यार्थियों से ये जो फिजिकल फॉर्मेट है हमें फिल कराया जाना है। एक जो इसकी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के थ्रू हो रही है, स्कूलों और कॉलेजों में लेख एवं भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। ये हिंदी में भी हो सकता है, इंग्लिश में भी हो सकता है। हिंदी में जो निबंध प्रतियोगिता की जाएगी उसका टाइटल होगा 2030 में कैसा होगा मेरा राजस्थान। इंग्लिश में इसका टाइटल होगा माय विजन फॉर माय राजस्थान इन 2030। तो सभी स्कूलों और कॉलेजों में करवाई जाएंगी। इसके लिए DIPR की तरफ से जो है रेफरेंस मटेरियल स्कूलों और कॉलेजों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है, जिसको पढ़ के बच्चों को आइडिया लगेगा कि क्या क्या सरकार की उपलब्धियां हैं या क्या क्या हम अचीव कर चुके हैं और फिर आगे हमें क्या अचीव करना है, उसी के बेसिस पे वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसका जो भी बेसिकली डेटा आएगा उसे एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो अलग अलग लेवल पे सेग्रीगेट करके कंसर्निंग डिपार्टमेंट के साथ शेयर करेगा, जिसे कंसर्निंग डिपार्टमेंट अपने विजन डॉक्यूमेंट में सम्मिलित करेगा। नेक्स्ट, इसी तरह से अभी जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट है जो पिछले 1-1.5 महीने से चल रहा है। 6 सितंबर से ये वीडियो कॉन्टेस्ट जो है ये राजस्थान मिशन 2030 वीडियो कॉन्टेस्ट में चेंज हो जाएगा। और इस वीडियो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करके भी आमजन जो है वो अपने सुझाव से रिलेटेड वीडियो बना के उसको अपलोड कर सकते हैं और प्रतिदिन पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं, उसी तरह से जिस तरीके से जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट में प्राप्त किए जा रहे हैं। फर्स्ट प्राइज 1 लाख का है, सेकंड 50,000 का है, थर्ड 25,000 का है और काफी सारे सांत्वना पुरस्कार हैं। इसी तरह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय काफी सारे स्टेक होल्डर्स वगैरह के साथ में जो भी संवाद और मुलाकात कर रहे हैं और उसमें भी जो भी सुझाव प्राप्त हो रहे हैं उसको भी विजन डॉक्यूमेंट में स्थान दिया जाएगा। IVR सर्वे के बारे में भी हम वीडियो में देख चुके हैं। काफी सारी जगह ऐसी होती हैं जहां पर हम फेस टू फेस सर्वे नहीं करवा सकते, फेस टू फेस लोगों को अप्रोच नहीं कर सकते। उन जगहों के लिए स्पेशली IVR सर्वे किया जा रहा है। इसमें एक टोल फ्री नंबर के थ्रू जो है लोगों को कॉल किया जाएगा, उनसे कॉन्टेक्ट किया जाएगा। पर डे का टारगेट जो है वो 3 लाख का रखा गया कि पर डे 3 लाख कॉल्स किए जाएंगे और लोगों के सुझाव जो है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसी तरह से इंटरैक्टिव वीडियो के थ्रू भी सर्वे कराया जा रहा है, जिसमें ये वीडियो जो है वो हमारे मोबाइल पे आएगा। उस वीडियो को ओपन करने से कई सारे क्वेश्चंस आएंगे जिनका हमको यस नो में रिप्लाई करते हुए लास्ट में अपना सुझाव जो है वो रिकॉर्ड करना है। सभी डिपार्टमेंट्स को अपना अपना विजन डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करना है। इसके लिए कहाँ कहाँ इन सभी एक्टिविटीज से हमें सुझाव मिलेंगे, जिसको मैंने एक स्लाइड में और समराइज किया है जिसे मैं ब्रीफ करूंगी।
डिपार्टमेंट के विजन डॉक्यूमेंट में से इम्पोर्टेंट आइडियाज को लेके राज्य का विजन डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार किया जाएगा और लास्ट में 30 सितंबर को राज्य का विजन डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीज किया जाएगा। मिशन 2030 में बेसिकली हम सभी से क्या अपेक्षाएं हैं कि सबसे पहले इसमें अपने सुझाव देने से पहले हम थोड़ा सा स्टडी कर लें, हम अपने स्टेट की क्या हमारे स्टेट की स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेसेस है, उनको अच्छे से पढ़ लें, समझ लें और उसके बाद में हम अपने सुझाव रिकॉर्ड करें ताकि हम सुझाव काफी उपयोगी सुझाव दे सके और जिनको विजन डॉक्यूमेंट में सम्मिलित किया जा सके। हमारे कांटेक्ट में जितने भी लोग आ रहे हैं हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रोच करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेंसिटाइज करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से फीडबैक रिसीव करें या उनको पुश करें कि वो अपना फीडबैक जो है रिकॉर्ड करें। और अगर हम एक सर्वेयर के रूप में नामित हैं तो कम से कम 100 नागरिकों का सर्वे करें। सुझाव कैसे और कहाँ दे सकते हैं ये मैं शुरू से बता चुकी हूँ। ये जो मिशन की जो वेबसाइट बनी हुई है इस पे जाके सुझाव दिए जा सकते हैं। इस पे जो सुझाव आएंगे वो सीधे ही कंसर्निंग डिपार्टमेंट को पुश होंगे। नागरिकगण जो सुझाव देंगे वो भी सीधे कंसर्निंग डिपार्टमेंट को जाएंगे और इसी तरह से जो विभागीय कार्मिक सुझाव देंगे वो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट को जाएंगे, जिसे डिपार्टमेंट अपने विजन डॉक्यूमेंट में शामिल कर सकता है। स्टेक होल्डर्स के साथ में जो कंसल्टेशन हो रहा है वो सिंस की डिपार्टमेंट खुद ही ऑर्गेनाइज कर रहा है तो डिपार्टमेंट को सीधे ही सुझाव मिल रहे हैं जिसे डिपार्टमेंट अपने विजन डॉक्यूमेंट में डाल सकता है। फेस टू फेस सर्वे के दौरान जन कल्याण ऐप के माध्यम से जो सुझाव आ रहे हैं और मिशन 2030 वीडियो कॉन्टेस्ट में जो सुझाव आ रहे हैं, IVR सर्वे में जो सुझाव आ रहे हैं और इंटरएक्टिव वीडियो सर्वे में जो सुझाव आ रहे हैं, इन सबको कंसोलिडेट करने के लिए प्लानिंग डिपार्टमेंट की एक टीम बनी हुई है जो उसमें से उपयोगी सुझाव छांट रही है, उसे डिपार्टमेंट वाइज सेग्रीगेट करके कंसर्निंग डिपार्टमेंट को दे रही है जिसे डिपार्टमेंट अपने विजन डॉक्यूमेंट में शामिल करेगा। इसी तरह से स्कूल कॉलेज में जो लेख और भाषण प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं इसके थ्रू जो भी इंपॉर्टेंट सुझाव प्राप्त हो रहे हैं उसे एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने एंड पे सेग्रीगेट करेगा, उपयोगी सुझाव छाटेगा और कंसर्निंग डिपार्टमेंट को पुश करेगा। फेस टू फेस सर्वे के दौरान जो फिजिकल फॉर्म भरा के सुझाव प्राप्त किए जा रहे हैं इसे भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट जो है अपने एंड पे इन सुझावों को पढ़ेगा, उसमें से उपयोगी सुझाव छाटेगा और जो भी कंसर्निंग डिपार्टमेंट है उनको पुश करेगा। एक बार ये वेबसाइट चला दीजिए बस। ये वेबसाइट है जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। अब एक बार नागरिकगण वाले पे करिए। क्लिक करिए। ये इस तरीके का ओपन हो जाएगा। ये बेसिक की इंफॉर्मेशन देनी है हमें। नाम है, जिला है, व्यवसाय है, मोबाइल नंबर है, आपका जेंडर है, आपके विचार से राजस्थान किन सेक्टर्स में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इसमें काफी सारे सेक्टर्स की लिस्ट आ जाएगी, हम एक से ज्यादा सेक्टर चूज कर सकते हैं। इसी तरह से राजस्थान को किन सेक्टर्स पे फोकस करने की जरूरत है, इसमें भी हम एक से ज्यादा जो सेक्टर है वो चूज कर सकते हैं। नीचे आइए एक बार। और इसमें जैसे आप एक सेक्टर चूज करेंगे इधर और फिर विभाग चूज करेंगे, उससे रिलेटेड आप सुझाव दे देंगे। अगर आपको एक से ज्यादा सेक्टर पे सुझाव देना है तो ये जो प्लस वाला साइन है इस पे आप क्लिक करेंगे तो वापस से वो सेक्टर और विभाग वाला ऑप्शन आ जाएगा, आप दूसरे सेक्टर का सुझाव देंगे। इस तरह से बेसिकली आपको जितने डिपार्टमेंट्स का सुझाव देना है उतनी बार आपको वो जो प्लस वाला साइन है उस पर क्लिक करेंगे और सुझाव दे देंगे और फिर लास्ट में सबमिट कर देंगे। एक बार विभागीय कार्मिक और खोल दीजिए, बैक करिए। इसमें SSO ID देना है, नाम देना है, मोबाइल नंबर देना है, विभाग देना है और फिर वही पैटर्न है जैसा नागरिकगण में था। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को सेंसिटाइज करें और काफी सारा स्टडी करके अच्छा फीडबैक दें जिससे हम लोग अपने विजन डॉक्यूमेंट में सम्मिलित कर सकें। थैंक यू। थैंक यू सीमा जी। अब विक्रम जी आप मंत्री जी 5-7 मिनट में पहुंचने वाले हैं, आप फटाफट 5 मिनट में बता देंगे। तो जो सर ने सेक्रेटरी शासन सचिव महोदय ने प्रस्तुतिकरण के शुरू में बताया था कि सतत विकास लक्ष्यों में जो अपने 17 लक्ष्य हैं और उन लक्ष्यों में अगर अपन एक बार देखते हैं तो ये हमारे लक्ष्यवार राजस्थान का स्थान है देश के दूसरे राज्यों से। और जैसा कि मिशन 2030 कहता है कि 2030 में हमें राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाना है, तो उसके लिए हमें पहले वर्तमान स्थितियों का आकलन भी करना जरूरी है कि इन सेक्टर्स में हम अभी किस स्टैंड पे हैं। तो यहाँ हम लोगों ने पंचायती राज से जुड़े हुए जो लक्ष्य हैं उनको निकाल के रखा है कि हमें गरीबी से मुक्ति के लिए
नवाचारों को शामिल करते हुए देश के 5 अग्रणी राज्यों में शामिल करना है, जिसमें हमारे पास योजना है नरेगा, आवास योजना, किसान समृद्धि योजना, पेंशन की योजना है, कौशल विकास आदि। दूसरा, भुखमरी को समाप्त करने का जो सतत विकास का लक्ष्य है, उसके अंतर्गत भी हम पंचायती राज के अंदर और ग्रामीण विकास से जुड़ी हुई योजनाएं और जो पंचायत के अंदर आने वाली योजनाएं हैं उनको शामिल कर सकते हैं और उनके इम्प्लीमेंटेशन को हम इंश्योर कर सकते हैं। लैंगिक समानता को इंश्योर करने के लिए हम लोग महिलाओं और बच्चों की ग्राम विकास योजना निर्माण में भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए और पंचायती राज में उनको और सशक्त करने के लिए काम कर सकते हैं, जिसके लक्ष्य हम निर्धारित करेंगे। जल स्वच्छता और जल से संबंधित हम वाटरशेड से संबंधित योजनाएं, जल ग्रहण विकास कार्यों को बढ़ावा देने, बंजर भूमि को उपयोगी बनाने संबंधी कार्य। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं और ढांचागत निर्माण के काम हो, जिससे कि गांवों को सुविधा युक्त बनाया जा सके, लोगों का आकर्षण गांवों में ठहरने की ओर बढ़े। और शांति और न्याय के लिए हमें जस्टिस इंश्योर करने के लिए पंचायती राज में ग्राम पंचायतों, पंचायत समिति स्तर पर इस व्यवस्थाओं को हमें थोड़ा और सशक्त करना होगा। तो पंचायती राज के कुछ थीम वार हमने जो लक्ष्य वार की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को आइडेंटिफाई किया है, उसमें उन्हीं में से निकल के कुछ चीजें निकल के आती हैं। गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका के लिए हम 100 दिन का रोजगार सभी को प्राप्त हो सके, जो पात्र हैं उनको रोजगार मिल सके, समय पे उनको रोजगार का दाम मिल सके, इसके लिए हम एक अच्छी सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित करें। पर्याप्त जल संसाधन युक्त पंचायत बनाने के लिए पानी की उपलब्धता, मांग और दोहन, इसके लिए हम बड़ा सशक्त सा एक माध्यम और उसका एक हम फ्रेमवर्क तैयार कर सकें। हम सभी के लिए किफायती आवास, बुनियादी सेवाओं तक सबकी पहुंच हो, जो हमने पिछले लक्ष्यों में भी देखा। तो यहाँ पर हम इसको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में हम शामिल कर सकते हैं कि इस तरीके से हम प्रगति देखें। गांव में ग्रीनरी और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए राजस्थान अपने आप में बहुत सशक्त जगह है, जहां पर सबसे ज्यादा पोटेंशियल है इस पर काम करने के लिए। तो इनके उपयोगों को बढ़ाना, गुड गवर्नेंस को पंचायत लेवल पर इस्टेब्लिश करना। तो गुड गवर्नेंस जैसा हम अर्बन में बड़े शहरों के अंदर हम गवर्नेंस को देखते हैं, फील करते हैं, वैसा गवर्नेंस हम गांव के अंदर भी इंश्योर कर सकें, वो व्यवस्था है। और लैंगिक समानता को सुनिश्चित करने के लिए अपराधों पर रोक, महिलाओं को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना, महिलाओं की बातों को सुना जाना, वहां पर समितियों की स्थापना, तो ये कई सारे काम वहां पर करने पड़ेंगे। तो इंटीग्रेटेड योजना का निर्माण हो, उन योजनाओं पर निगरानी करने के लिए स्थायी समितियों को सशक्त करना, उनको वापस रिन्यू करना और एक मॉनिटरिंग का सिस्टम हम लोग वहां पर स्टैब्लिश कर सकें। और इसके लिए जो हमारा रोड मैप है, जो हमारी स्ट्रेटेजी है, वो ये है कि हम डाटा जितने भी हैं विभिन्न विभागों से कन्वर्जेंस करते हुए हम उस डाटा का यूज करेंगे और प्रायोरिटीज अपनी सेट करेंगे कन्वर्जेंस के साथ, और कनेक्ट हम लोग इंश्योर करेंगे कम्युनिटी का, हर वर्ग का, हर क्षेत्र में। मॉनिटरिंग और एनालिसिस हम लोग इसके अंदर कंपल्सरीली शामिल करेंगे और इंसेंटिवाइजेशन को हम लोग प्रमोट करेंगे, जिस तरीके से हम स्वच्छ भारत के अंदर भी करते हैं, या अच्छे काम करने वाली पंचायतों को और लोगों को हम पुरस्कृत करते हैं, जिससे कि इसमें हम सफलता पा सकें। और हमारे पास हितधारक भी हैं, जो यहाँ पर हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, वो हमारी स्ट्रेंथ है पंचायती राज के अंतर्गत। हमारे राजस्थान के अंदर कई शहरों में कई डिविजनल हेडक्वार्टर्स पर है जी। ये हमारे बिंदु हैं जो जिलों की यही आखिरी स्लाइड है जिस पर हम लोग यहाँ पर ठहर रहे थे। तो ये चर्चा के बिंदु थे जिन पर जिला स्तर पर भी परामर्श आयोजित हुए हैं। पूरे 33 जिलों में जिला स्तरीय परामर्श हुए हैं और इन्हीं बिंदुओं के आधार पर काफी तादाद में हमें सुझाव भी प्राप्त हुए हैं, जिसको एनालिसिस हम लोगों ने किया है। थैंक यू। थैंक यू विक्रम जी। मैं जो विभाग हैं हमारे पंचायती राज से जुड़े हुए, उनको 2-2 मिनट 5-5 मिनट में वो अपने विभाग के बारे में बताते हैं और इसके बाद में मैं मंत्री जी महोदय आने के बाद में हाउस ओपन कर देंगे अपन। राजीविका प्रस्तुतिकरण हरदीप जी। हाँ, सेक्रेटरी मैडम मंजू राजपाल जी। नमस्कार। नेक्स्ट ले लीजिए। राजीविका में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने वर्ष 2012 से प्रशिक्षित समूह महिला जो हमारी CRPs हैं उनके माध्यम से स्वयं सहायता समूहों का गठन करना प्रारंभ किया और वर्ष 2023 में हमने 22 ब्लॉक से राजस्थान में राजीविका के सफर का आगाज किया। जो आज की तारीख में अगर हम देखें तो हम राजस्थान के सभी जिलों में, सभी ब्लॉक्स में, सभी ग्राम पंचायत में अपनी पहुंच रखते हैं और जैसा कि टारगेटेड है
इस महीने के अंत तक हमारा प्रयास ये रहेगा कि हमारे जो बेनिफिशरीज हैं उसमें सभी गांव तक हमारी जो पहुंच और सभी स्वयं सहायता समूह का गठन होना है वो सितंबर 2023 तक पूरा हो सके। नेक्स्ट ले लें। जो अभी हमारा स्तर है उसमें हमारे 900 क्लस्टर लेवल फेडरेशन बन चुके हैं और 27,000 से ज़्यादा ग्राम संगठन हमारे लिए काम कर रहे हैं और जो सबसे नीचे के स्तर पर हमारी महिलाएं स्वयं सहायता समूह में संगठित हैं वो आज की तारीख में 3,64,000 स्वयं सहायता समूह में संगठित हैं और कुल जो हमारा लक्ष्य 46 लाख का है उसमें से 44 लाख महिलाओं का एसोसिएशन आज दिनांक तक हम कर चुके हैं। और जो ये छोटी छोटी बचत करके आंतरिक लेन देन हमारी बहनें करती हैं उसमें उनकी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बचत है वो 800 करोड़ के करीब पूरे राजस्थान की महिलाओं ने की है। ये पूरा कार्यक्रम 5 सूत्रों पर चलता है। जो हमारी बहनें हैं वो नियमित बैठक करती हैं, बचत करती हैं, लेन देन करती हैं और अपने लेखे जोखे खुद संधारित करती हैं। और ये सबसे खास बात है कि जो पैसा आपस में आंतरिक लेन देन से हो या बैंक से लेन देन हो उसमें उसको वापस भी समय से करना है, उनको नियमित तौर पर करना है। नेक्स्ट है जो हमारी 2012 से 2023 की प्रगति है उसमें 800 करोड़ की उनकी बचत है। पर जो हमारा परियोजना के माध्यम से उनको सहयोग राशि हम 2 तरह से देते हैं, रिवॉल्विंग फंड और उनका कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड, जिसमें 1550 करोड़ की राशि हमारी तरफ से उन्हें दी गई है। और जो बैंक क्रेडिट लिंकेज बिगिनिंग से लेके अभी तक है वो 5,000 करोड़ के करीब पहुंच गई है। इस वर्ष का टारगेट हमारा बहुत एम्बिशियस टारगेट है, 2500 करोड़ के करीब की क्रेडिट लिंकेज इस एक वर्ष में 2023-24 में करने का हमारा लक्ष्य है। और 71 करोड़ का ऋण जो राजस्थान महिला निधि एक नया नवाचार राजस्थान सरकार ने अपेक्स लेवल पर अपनी बहनों के लिए किया, जो इनका खुद का बैंक है, उसमें 2.5% की ब्याज पर इनको 71 करोड़ का ऋण दिया गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय का आज के वर्कशॉप में स्टेक होल्डर कंसल्टेशन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर, जो हम अभी राजीविका में जिस स्तर पर हैं उसकी चर्चा कर रहे थे उसमें जो अभी हम बैंक क्रेडिट लिंकेज अपनी बहनों तक पहुंचा रहे हैं उसमें 3 लाख तक का लोन इनको 60% की ब्याज दर पर जो कि सब्सिडाइज्ड NRLM से वो प्रदान किया जाता है। और इससे अधिक की क्रेडिट लेने पर जो बैंक की अपनी इंटरेस्ट रेट है वो उनको वहन करनी होती है। और वर्ष 2012 में जो 50,000 का हमारा एवरेज लोन साइज था वो अब बढ़कर 2 लाख रुपए प्रति समूह औसत ऋण दिया जाने लगा है। नेक्स्ट लिंक। जो आय सृजन गतिविधियां हैं उसमें 2 बड़े नवाचार पिछले 2 वर्षों में हमारे राजीविका की बहनों ने मिलकर किए हैं। एक उजाला मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी है जिसमें अभी 25,000 परिवार लाभान्वित हैं। भविष्य में 40,000 परिवार इस पर शामिल होंगे और इनका टर्नओवर आज की तारीख में 115 करोड़ है। ऐसा ही जो एक दूसरा इनका नवाचार है हाड़ौती महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनी, जिसमें अभी 8,200 परिवार जुड़े हुए हैं और उनका टर्नओवर 21 करोड़ से अधिक का है। नेक्स्ट लें। जो आय सृजन की हमारी गतिविधियां हैं उसमें नॉन फार्म में भी महिला उद्यम स्थापित करने के लिए तरह तरह के उद्यम, जिसमें कुछ प्रशिक्षण उन्हें RCT के माध्यम से प्रदान किया जाता है। ऐसे उद्यम 34,000 से ज्यादा राजस्थान में एज ऑन डेट काम कर रहे हैं। ऑनलाइन बिक्री में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और बाकी जो हमारे इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर इनके उत्पाद डाले गए हैं। इसके साथ ही जो उत्पादक समूह का कॉन्सेप्ट है उसमें एक तरह की गतिविधि को संयोजित करके एक साथ काम करने वाली जो बहनें हैं उनके लिए हमने 2200 समूह बनाए हैं जो मुख्यतः कृषि और पशुपालन से संबंधित कार्य करते हैं। इनका टर्नओवर भी 23 करोड़ से अधिक का है। और तरह तरह के मेलों का आयोजन हम टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ अपनी डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज में और दूसरे राज्यों में जो मेले होते हैं और जो NRLM के तहत हमें प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध करवाए जाते हैं उसमें हम प्रयास करते हैं कि एक तरह से उन्हें जो उत्पाद वो तैयार कर रहे हैं उनकी बिक्री के लिए एक अच्छा माध्यम मिल सके। नेक्स्ट लीजिए।
जो अन्य विभागों से हमने कन्वर्जेंस किया है और हमने प्रयास किया है, उसमें आपको जानकर खुशी होगी कि हर ब्लॉक पर, हर जिले में इनके अपने कैंटीन्स हों, इनको सरस बूथ मिलें और जो इनके उत्पाद हैं, उनको प्रचारित प्रसारित करने के लिए, बिक्री करने के लिए ग्रामीण हाट से इनको जोड़ा जाए। इसमें एक मुख्य जो गृह विभाग की योजना है, सुरक्षा सखी का कॉन्सेप्ट है, उसमें हमने 3 लाख से ज़्यादा बहनों को जोड़ा है और ये प्रयास कर रहे हैं कि इनके माध्यम से ही जो हमारा विजन 2030 डॉक्यूमेंट बनेगा, उसमें जो सर्वे में भूमिका रहेगी वो हमारे अपने कैडर की और उनसे जुड़ी हुई जो ग्राम सुरक्षा सखी हैं, उनके माध्यम से ही हम ये सर्वे को अंजाम देंगे। आजीविका ऋण योजना में 0% पर जो ऋण देने के लिए एक योजना कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की है, उसमें भी हमारी बहनों ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि जो 1 लाख से अधिक आवेदन इन बहनों ने किए हैं, इनको अपनी गतिविधियों को संचालित करने के लिए सहयोग मिलेगा। इसी तरह से वंदन योजना है जो एनआरईटीपी के जिलों में चल रही है, इससे भी 1 लाख से ज़्यादा परिवार आज की तारीख में जुड़े हुए हैं। वंदन विकास केंद्र बनाकर वंदन से जो उत्पाद वो संग्रहित करते हैं, उसको मार्केट फैसिलिटी से जोड़ना, ये इन केंद्रों का मुख्य काम है। और बड़ी खुशी की बात ये है कि जो हमारी बहनों की गतिविधियां हैं, उनमें कॉन्फिडेंस रखते हुए सरकार ने, पंचायती राज विभाग ने, माननीय मंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री महोदय के कार्यक्रम में सखी सम्मेलन में ये घोषणा करवाई है, जिसको हम अंजाम दे रहे हैं आप सबके सहयोग से, कि जो ग्रामीण इंदिरा रसोई का संचालन है वो हमारे क्लस्टर लेवल फेडरेशन अपनी स्वयं सहायता समूह की बहनों के माध्यम से करें। नेक्स्ट लीजिए। ये हमारा विजन 2030 जो हम प्रयास कर रहे हैं, उसमें सभी स्तर पर इनको शामिल करने के लिए हमने क्लस्टर लेवल को एक फोकल लेवल रखा है। ये क्लस्टर लेवल पे जो हमारे बहनें हैं, वो अपने वीओज और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, उनके कंसल्टेशन में अपने प्लान्स प्रिपेयर करेंगे और वो ब्लॉक पर उसको कंसोलिडेट करते हुए डिस्ट्रिक्ट लेवल तक लेकर जाएंगे और फिर राज्य स्तर तक, जो हमें एक अवधि 15 सितंबर तक की तय है, उसमें चरणबद्ध तरीके से इस कार्यक्रम के तहत अपने अपने क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से पूरे राजस्थान का विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। ये एक विजन डॉक्यूमेंट का प्रारूप हमने आपके सामने रखा है, जिसमें हमने जो क्लस्टर लेवल फेडरेशन के माध्यम से जो इनका एपेक्स लेवल है और इन बहनों के साथ काम कर रहा है, इन्हीं के नेतृत्व करने वाली जो बहनें हैं वो इसमें बैठती हैं। तो ये एक तरह से आज की तारीख में वो कहाँ हैं और अगले आने वाले समय में, चाहे वो उनके जो समूह के सदस्य हैं उसके टारगेट में देखें, जो उनकी बचत है उसके टारगेट में देखें, या जो उनकी आर्थिक गतिविधियां हैं उनसे जुड़े हुए जितने इंटरवेंशन हैं, उसमें आज का स्तर और आने वाले समय में 2030 तक वो कहाँ तक लेकर जाने वाले हैं, इस तरह का प्रारूप ये सभी क्लस्टर लेवल फेडरेशन अपने सभी वीओज और एसएजी बहनों के कंसल्टेशन से तैयार करेंगे। नेक्स्ट लीजिए। ये आप देखें, जो राजीविका में एज ऑन डेट हम देख रहे हैं, सहायता राशि हमारी 1550 करोड़ की है। हमारा प्रयास ये है कि इसको हम दुगना करें, 3000 करोड़ तक हम 2030 तक लेकर जाएं। जो हमारी बचत है उसमें हम 800 से उसको 2400 करोड़ तक ले जाने की डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, क्योंकि बिगिनिंग से जो इन्होंने अपनी बचत की है उसमें अब काफी गुंजाइश है। हम ये प्रयास करेंगे कि 100 रुपए की जो इनकी औसत बचत है उसको हम 300 रुपए तक लेकर जाएं, और जो बैंक ऋण इनको आज की तारीख में 5000 करोड़ का मिल रहा है, इसको हम डबल कर सकें। और साथ ही साथ जो महिला निधि का एक नया नवाचार सरकार ने किया है, वो आज 71 करोड़ का ऋण इनको दे चुका है, लेकिन हमारा प्रयास ये होगा कि आने वाले समय में ये एक बहुत बड़ा माध्यम बने, सशक्त माध्यम बने, और इसके माध्यम से चूंकि सस्ती दर पर बिना किसी कोलेटरल के इनको ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा, तो इसकी भी एक्सेस जो है वो जो क्रेडिट लिंकेज के गैप है उसको पूरा करने के लिए इस्तेमाल होगी। ये हमारा विजन है। जो 46 लाख महिलाएं हमारी लाभान्वित महिलाएं हैं, इनमें से 30 लाख कृषि और पशुपालन के साथ में जुड़े हैं, और जो बाकी बहनें हमारी उत्पादक समूह और जो बड़े इनके एंटरप्राइजेज हैं, उनके माध्यम से नॉन फार्म की एक्टिविटीज में अपने आप को लाभान्वित करें। नेक्स्ट है, ये हम बात कर चुके हैं। नेक्स्ट ले लीजिए। थैंक यू। थैंक यू मैडम। मैं इस राज्य स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला में, जो कि
राजस्थान मिशन 2030 का एक मुख्य अंग है। इसमें हमारे विभाग के माननीय मंत्री महोदय श्री रमेश जी मीना साहब का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। उनके नेतृत्व में इस विभाग में पिछले कुछ सालों में बहुत सारे नवाचार भी हुए हैं और कई सारे टारगेट्स हमने अचीव किए हैं। और आपके सम्मुख आप सभी जो प्रतिभागीगण आए हैं, हमारे विभाग के संबंध में आप कुछ न कुछ अपनी तरफ से फीडबैक दें, जिसको कि बाद में मंत्री महोदय सम अप करेंगे। सर, पहले जो विभाग आए सर, उनसे फीडबैक करना। हाँ, वो कर लेंगे। नहीं, 2-2 मिनट, क्योंकि सबसे पहले तो सबसे बुलवाना अपने को मेन रहेगा। सर, सभी को नमस्कार। माननीय मंत्री महोदय की अनुमति से सर, जैसा कि सभी को विदित है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए प्रदेशवासियों की खुशहाली एवं उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने तथा राजस्थान को वर्ष 2030 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से विकसित राजस्थान हेतु विजन दस्तावेज 2030 तैयार किया जाता है। सर, वीडियोस जो कि 15 अगस्त का वीडियो पहले दिखाया जा चुका है या जन कल्याण वाला भी दिखाया जा चुका है, मिशन 2030 का भी, तो उनको मैं स्किप कर रहा हूँ सर। मूलतः सर हमारे विभाग में ये 3 विभाग हुए सर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, दूसरा है राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, और उपभोक्ता मामले विभाग, जिसे उद्योग विभाग से अलग किया गया था सर, और इसी में विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ भी सम्मिलित है। सर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग है, वो उपभोक्ताओं को जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करता है और इसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत समाज के जो कमजोर वर्ग हैं उनको उपलब्ध कराता है। अगस्त 2018 से सर हमने एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम है, उसे भी आरंभ किया था। सर, जैसा कि मैंने निवेदन किया, प्रमुख कार्य जो इसके हैं, समर्थन मूल्य नीति के अंतर्गत खाद्यान्नों की खरीद, फिर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत नियंत्रित वस्तुओं का वितरण, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं इसके अंतर्गत प्रसारित विभिन्न आदेशों के अंतर्गत जमाखोरी व कालाबाजारी के विरुद्ध कार्रवाई, और पीडीएस के अंतर्गत कार्य व्यवस्था। सर, अभी हमारी जो एक मुख्य स्कीम है, ये इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना है। इसमें वर्तमान में सर अभी जुलाई का डाटा आ गया था और कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय भीलवाड़ा में सर डीबीटी करेंगे, तो 18,33,030 लोगों को उनके द्वारा डीबीटी किया जाएगा सर। इसके माध्यम से हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि बीपीएल और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में चयनित 69 लाख से ज्यादा लोग हैं सर, उन्हें 500 रुपए में गैस का 14.2 किलोग्राम वाला सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए। सर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हम चयनित अंत्योदय परिवारों को 35 किलोग्राम गेहूं प्रति परिवार उपलब्ध करा रहे हैं। नेक्स्ट, ये सर वर्तमान में उचित मूल्य दुकान है सर, उनका हम लोगों ने आमुखीकरण भी किया था, और उचित मूल्य दुकान है वो सौंदर्यकरण की दृष्टि से भी अच्छी नजर आए और सुविधाओं को विस्तार किया गया था सर। सब वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम है, इसको लागू किया है। यदि राजस्थान का कोई भी राशन कार्ड धारी किसी अन्य राज्य में भी जाता है तो आधार के माध्यम से अपना गेहूं है वो प्राप्त कर सकता है। समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न नीति के तहत हम लोग गेहूं, जौ, मक्का, बाजरा और धान है, इसकी खुले बाजार में कीमत है सर निर्धारित मूल्यों से कम होने पर किसानों के हित में भारत सरकार द्वारा घोषित एमएसपी पर खाद्य निगम के माध्यम से क्रय करने में सहयोग प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, ये आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत चर्चा हुई, ये उपलब्धियां वर्णित की गई हैं सर, जिनके लिए मैंने पूर्व में निवेदन किया था। नेक्स्ट, जी सर। हाँ सर, हाँ बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू नवनीत जी। अब मैं माननीय मंत्री महोदय की आज्ञा से जो समस्त प्रतिभागीगण आज यहाँ पर प्रबुद्धजन यहाँ पर पधारे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के संबंध में आप अपने सुझाव
प्रत्येक व्यक्ति पहले हाथ खड़ा करके अपना इंट्रोडक्शन देके उसके बाद 2-2 मिनट, क्योंकि हम राज्य जो जिले भी जुड़े हुए हैं कुछ, उनसे भी वहाँ पर जो मौजूद हैं प्रतिभागीगण, उनसे भी हम कुछ संवाद करेंगे। तो आप संक्षिप्त में अपने उद्बोधन करें। माननीय मंत्री जी, धन्यवाद इस अवसर के लिए। मैं डॉक्टर राकेश गुप्ता हूँ, राजस्थान कैंसर फाउंडेशन का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मेरा प्रस्ताव जो है वो तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत के लिए है और ये SDG 3 और संकल्प 2 स्वास्थ्य के अंतर्गत मैं आपको प्रपोज कर रहा हूँ। इसका कारण ये है कि भारत में प्रतिदिन करीब 3,500 वयस्क तंबाकू से मर जाते हैं और भारत सरकार का करीब 1% GDP से ज्यादा इस पर खर्च हो जाता है। तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत के 3 मुख्य लक्ष्य हैं कि युवाओं को और भावी पीढ़ी को तंबाकू के नुकसानों से सुरक्षित करना, तंबाकू छोड़ने के लिए लोगों को प्रेरित करना और तीसरा तंबाकू जनित रोगों से होने वाली मृत्युओं में कमी लाना। इसके लिए हम जो है इसको हम स्वच्छ भारत के अंतर्गत भी देख सकते हैं, क्योंकि तंबाकू पैकेजिंग से जो कचरा होता है वो एक बहुत बड़ा एनवायरनमेंट के लिए खतरा है और अभी हाल में जो ICMR के अनुसंधान किए गए हैं उससे भी पता लगता है कि भारत जो है वो इससे काफी पीड़ित है, तो इसको रोका जा सकता है। साथ में इसके अंतर्गत हम तंबाकू मुक्त पीढ़ी और तंबाकू बेचने वालों की लाइसेंसीकरण का काम कर सकते हैं, ताकि हम भविष्य में भी जो तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायतें होंगी उनको सस्टेन कर पाएंगे और इसके साथ हम जो है वो एक स्वस्थ समाज की जो है वो स्थापना अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आपसे बस सिर्फ एक अनुमति के लिखित में आप दे दिया करें, मुख्य विषय आपने कह दिया, उससे अपन आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। थैंक यू राकेश जी, आपने जो तंबाकू मुक्त के रूप में सबसे इम्पोर्टेंट अपने तथ्य दिए। नेक्स्ट, अपने हाथ खड़ा करें और फिर उद्बोधन। मैं सुंदराम वर्मा 2020 में पद्म बोले उनके नाम और उनके विचार आप नोट करें। डॉक्टर सुंदराम जी वर्मा 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था मुझे भारत सरकार द्वारा। मैं बहुत ही संक्षेप में 3 सुझाव रखना चाहता हूं कि नवाचारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रपति जी द्वारा पुरस्कृत राज्य में 16 किसान हैं, जिनकी तकनीकें नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन विज्ञान और तकनीकी विभाग के अंतर्गत है से सक्षम कृषि व तकनीकी विश्वविद्यालयों से मूल्यांकित है। उनको विभागीय योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए। इनमें विभिन्न फसलों के नए बीज, कृषि उपकरण, मानव व पशुपालन स्वास्थ्य से जुड़े नवाचार हैं। मेरा दूसरा है कि पानी की राजस्थान में बहुत कमी है और क्लाइमेट चेंज के साथ अनियमित वर्षा होती है, फिर भी वर्षा का औसत लगभग नहीं बदला है। खेत में फलदार पौधे लगाकर पौधों की कतारों के बीच में 30 माइक्रोन की मल्चिंग बिछाकर वर्षा के पानी के बहाव को सुनिश्चित कर सीकर में जैसे 40 सेंटीमीटर की परिस्थिति में 1 हेक्टेयर बगीचे से हम 20 लाख लीटर पानी इकट्ठा हर वर्ष कर सकते हैं और इसमें 10 लाख लीटर पानी बगीचे में और 10 लाख लीटर पानी बचता है, उससे हम अन्य फसलें की जा सकती है। और ये जो मल्चिंग एक बार लगाते हैं 30 माइक्रोन की, वो 6 से 8 साल चलती है, 1 लाख रुपए का खर्चा होता है और इससे किसानों की आय बढ़ेगी और इस योजना को जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार के उच्च प्रतिनिधिमंडल ने देख कर गए हैं। मेरा तीसरा अंतिम है, 1 लीटर पानी से पौधे लगाने की तकनीक का उपयोग कर राजस्थान को हरा भरा बनाया जाना चाहिए। 1 लीटर पानी से ही अगर रेगिस्तान हरा भरा हो सकता है तो इस तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। एक कार्यक्रम के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी के पहल पर वाटरशेड डिपार्टमेंट द्वारा पिछले कार्यकाल एवं इस वर्ष सीकर में यह कार्य शुरू किया है पेड़ लगाने का इस तकनीक से और इस वर्ष HDFC बैंक के गो ग्रीन प्रोजेक्ट के तहत हम 3 गौशालाओं में 30,000 पौधे लगाए जा रहे हैं, जिन्हें अगले वर्ष 1 लाख तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है और सरकार इस तकनीक का मूल्यांकन कर इसे योजनाओं में शामिल करना चाहिए ताकि रेगिस्तान हरियाली में बदल सके। धन्यवाद। थैंक यू वर्मा जी। हाँ, उपस्थित सभी माननीय लोगों को नमस्ते। अपना नाम और जी, मैं राखी सोमकर, बजाज फाउंडेशन
सर हमने जैसे सुंदराम जी ने बताया कि पानी की किल्लत हर जगह पे है पूरे राजस्थान में। अगस्त महीना सबसे ड्राइस्ट मंथ रहा है पूरे 100 सालों में। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारे पास में रिचार्ज स्ट्रक्चर और हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा क्षमता है। हर घर रिचार्ज स्ट्रक्चर हो और हर घर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर हो, तभी कहीं हम जाके पानी की किल्लत को कम कर सकते हैं। इसी के साथ में सर बायोफ्यूल डिपार्टमेंट की बायोगैस योजना बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी है। उसको आगे बढ़ावा दें क्योंकि बायोगैस 2 तरीके से काम करती है कि एक सस्ता फ्यूल हमें मिल जाता है घर के घर में, दूसरा जो है उससे जो स्लरी निकलती है वो खेतों के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसको भी ध्यान में रखा जाए। इसी के साथ में जैसे बाकी की योजनाएं जैसे राजीविका को भी कहीं ना कहीं संस्थाओं से जोड़ा जाना चाहिए। और मेरी माननीय मंत्री से रिक्वेस्ट है सर कि CSR को सर काम करने का मौका दे सरकारी स्कीम में। थैंक यू। राखी जी। सर मैं पूनम कुलश्रेष्ठ हूँ फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी से। बेसिकली 2 पॉइंट हैं सर। एक हमें लगता है कि सस्टेनेबल इकोलॉजी रेस्टोरेशन के लिए चारागाह राजस्थान कॉमन लैंड पॉलिसी होनी चाहिए, जो कि जितनी भी शामलात भूमि है उनके लिए बेहतर तरीके से काम हो सके। और दूसरा पॉइंट है कि राजस्थान के जो ज्यादातर हमारा राजस्थान है वो कृषि और डेयरी आजीविका बेस्ड गांव में लोग रहते हैं। तो अगर प्रत्येक गांव में 25 हेक्टेयर की भूमि को कम से कम अगर हम चारागाह के रूप में विकसित करते हैं तो एक तो पशुओं को जो बोल नहीं सकते उनके लिए पर्याप्त चारे की उपलब्धता होगी, और दूसरा जो 30 लाख परिवार जो इस पर निर्भर करते हैं उनकी आय में बढ़ोतरी हो सकेगी। तो ये बेसिकली 2 पॉइंट। थैंक यू पूनम जी। मेरा नाम मुकेश है, मैं MKSS और सूचना रोजगार अधिकार अभियान से जुड़ा हूँ। 4 ब्रीफ पॉइंट बाद में हम लिख के और दे देंगे। पहला है, बहुत अच्छी योजनाएं हैं, जरूर हमको और कुछ चीजें और नरेगा में बहुत सारे नवाचार करने की आवश्यकता है। एक तो सबसे बड़ा है कि पार्टिसिपेटरी जो प्लानिंग है वो पंचायत के लेवल पे नहीं हो पा रही है, उसको हम कैसे बढ़ाएं, उसमें पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाएं पंचायतों में, क्योंकि आज जो प्लानिंग हो रही है उसकी वजह से बहुत सारी आज दिक्कत है। तो इसके बारे में हमें और हम लिखित में दे देंगे। दूसरा है कि सिटीजन बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम, एक्चुअली आज हम देख रहे हैं पूरे राजस्थान में अलग अलग जगह जाके देखते हैं कि पूरी निगरानी की व्यवस्था जो है बहुत, और उसके लिए सोशल ऑडिट हो या ये जो अथॉरिटी है उसको हम कैसे स्ट्रेंथन करें, ठीक से लाएं, तो वो उसको मुझे लगता है कि इसमें शामिल करें। और तीसरा हिस्सा है कि ट्रेनिंग लोगों को, जब तक चाहे सरकारी कर्मचारी हैं चाहे समाज के लोग हैं, उन सबके लिए ट्रेनिंग का संवेदीकरण का एक सिलसिला लगातार जारी रहना चाहिए। और उसके साथ साथ जनप्रतिनिधियों की, चाहे बाढ़ पंच से लगा करके और ऊपर के लेवल के जो अधिकारी जो और ऊपर के लेवल के MLA तक के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। और तीसरी चीज है कि क्वालिटी भी कहीं ना कहीं, इतनी सारी योजनाएं ग्रामीण विकास में 5, 6, 7 जो रवि जी ने प्रेजेंट किया था, क्वालिटी को हम कैसे ठीक करें, उसके लिए वही माध्यम है कि मॉनिटरिंग हो उनकी। आज गांव में बहुत सारी सड़कें, एक ही सड़क 4 बार बनती है और पानी की निकास की व्यवस्था नहीं होती है। और चौथा चीज उसी से जुड़ा हुआ है कि गांव से जो माइग्रेशन है शहरों की तरफ लोग क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि शायद हम वो क्वालिटी लोग जो शहरों में देखते हैं वो गांव में शायद नहीं ला पा रहे हैं। तो वो हम कैसे लाएं, उसके लिए ऐसा नहीं है, गांव बहुत अच्छे हैं, गांव में प्लानिंग, गांव के लिए पैसा, सारी चीजें हैं। ये 4 चीजें मुझे लगता है करने की आवश्यकता है, तो ये हम लिख के दे देंगे। थैंक यू। मैं अब कुछ 1-2 जिलों से लूंगा, उसके बाद में वापस से आप बताऊंगा। जोधपुर से श्रीमती सुमित्रा जुड़ी हुई हैं, श्रीमती लेला और सुमित्रा। जोधपुर। हेलो, नमस्ते सर। थोड़ा तेज बोलो। नमस्ते सर। नमस्कार, बोले आप। सर मेरा नाम सुमिता राठौड़ है, गांव अणवाणा से, ब्लॉक बावड़ी से हूँ। मेरे समूह का नाम सर साती माता राजीविका स्वयं सहायता समूह है। सर अच्छा। मैं
सर ये जो मिशन 2030 तक मैं कहना चाहती हूँ, जो प्रत्येक समूह की सदस्य हैं महिलाएं, 2030 तक सर जो लाइवलीहुड की गतिविधियां हैं, लघु उद्योग और गृह उद्योग इत्यादि को बढ़ावा देना चाहती है। और सर समूह के जो हस्त निर्मित उत्पादक हैं उनको ब्रांडिंग और मार्केटिंग लेवल तक राजीविका मार्ग खोले जाएं, जिससे महिलाओं की आजीविका बढ़ सके। और सर जो सरकारी विभागों की जन कल्याणकारी योजनाओं में महिलाएं स्वयं सहायता समूह की सदस्य लाभान्वित किए जाने हेतु प्राथमिकता प्रदान करें। सर जो सरकारी योजनाएं सबसे पहले राजीविका की महिलाओं को देने की योजना लाभान्वित करवाएं सर। अच्छे सुझाव हैं आपके। और कोई? और सर जो ये नमस्ते सर। नमस्कार। मेरा नाम लीला देवी है और महाराणा प्रताप राजीविका स्वयं सहायता समूह की मैं अध्यक्ष हूँ और नारी शक्ति क्लस्टर में अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। और मेरा मिशन 2030 में ये प्रस्ताव निर्देश है कि भाई स्वयं सहायता समूह के सदस्य महिलाएं जो ये कार्य कर रही हैं, जो उड़ान योजना के तहत जो सैनिटरी पैड का कार्य कर रहे हैं, सरकार ने जो सौंपा है काम, वैसे ही समूह की महिलाओं को एक तो स्कूल की जो यूनिफॉर्में बनाई जाती है और एक पोषाहार की काम भी समूह की महिलाओं द्वारा ही करवाया, ताकि महिलाओं को भी रोजगार का साधन मिले और ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लघु उद्योग और गृह उद्योग से जोड़ा जाए, ताकि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले। थैंक यू। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, जो इंदिरा रसोई से आपको जोड़ा है वो आपको कैसा लगा? वो अच्छा लगा सर। अभी शुरू हो रहा है हमारे गांव में भी इंदिरा रसोई वाला, वो भी समूह की महिलाओं को दिया। बिल्कुल, वो भी बहुत आपको अच्छा अच्छा लग रहा है। अनुभव होगा उसका। उदयपुर से श्रीमती मंजू सभी को नमस्ते। मेरा नाम जशोदा पुजारी है, ब्लॉक झाड़ोल, जिला उदयपुर से हूँ और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को उदयपुर जिले से राजीविका की बहनों की तरफ से हार्दिक आभार एवं अभिनंदन। मैं राजीविका दीदी की तरफ से एक पहले कहना चाहती हूँ कि जो आपने ऋण मुक्त एक्टिवा योजना जो दिलाई, उसके लिए जो 15% वृद्धि वेतन किया उसके लिए, और इंदिरा रसोई की योजना जो दिलाई उसके लिए बहुत धन्यवाद और आभार। और सुझाव 2030 के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि महिला निधि को जो क्रेडिट लिंकेज को बढ़ावा दिया जाए और ब्याज दर कम किया जाए। महिला द्वारा तैयार किए गए उत्पाद को मार्केटिंग के लिए ग्रामीण हाट व चैनल हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बिक्री हो और महिला सशक्त और आत्मनिर्भर बने। महिला स्वयं सहायता समूह व CLF का खुद का भवन हो, ताकि वो मीटिंग करने में, बैठक करने में कोई दिक्कत नहीं हो, ताकि वो अच्छे से अच्छे मीटिंग लंबे समय तक चला सके। महिलाओं को ब्याज मुक्त लोन उपलब्ध करवाया जाए, ताकि अधिक से अधिक आजीविका बढ़ाया जाए। थैंक यू। उदयपुर से कोई नरेगा के बारे में कोई अच्छा, मंजू आप है। नमस्ते सर, मैं बलीचा गिरवा पंचायत से हूँ। मेरा नाम मंजू है। मैं 20 सालों से मेड का काम कर रही हूँ। हमारा यह सुझाव है सर कि हमारा पेमेंट लेबर के साथ ही आ जाना चाहिए। हमारा पेमेंट 6 महीने से आता है, कहीं 10 महीने से आता है, लेट आता है, तो हमारी भी पेमेंट लेबर के साथ आ जाए तो अच्छा रहेगा सर। अच्छा सुझाव है आपका, माननीय मंत्री महोदय स्वयं नोट कर रहे हैं। धन्यवाद सर। उदयपुर एक मिनट रुकना, अभी सेक्रेटरी RD कुछ कहेंगे। मैं आप सबकी जानकारी में लाना चाहूंगी कि जो महिला निधि आपका अपना बैंक है, उसमें पहले से ही जो आपने जैसे कहा कि आपको ऋण कम इंटरेस्ट रेट पे मिलना चाहिए, तो जो मार्केट से आपको 3 लाख तक में 7% पर देने की व्यवस्था हमारी अपनी योजना में है। महिला निधि में ये ऋण राशि पर इंटरेस्ट हम आपसे 2.5% ही ले रहे हैं और ये सरकार ने आपके लिए खास अरेंजमेंट किया है। और जो अभी आजीविका ऋण योजना में आपने आवेदन किए हैं, जो कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट की स्कीम है, उसमें तो 0% पर आपको ऋण देने की बात कही गई है। जो एक दूसरी अभी आपकी बहुत बड़ी घोषणा माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सखी सम्मेलन में की, उसमें आपकी स्कूटी वितरण योजना में हमने 2.5% पर प्रस्तावित किया था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने उसको भी 0% पर किया।
तो आप सबसे मेरा आग्रह है कि आपका जो रीपेमेंट को लेकर उत्साह है उसको आप जारी रखें। आपने अभी प्रेजेंटेशन में देखा कि हम इस 71 करोड़ को बढ़ाकर 5,000 करोड़ करना चाहते हैं और ये जो 5,000 करोड़ पहले से आपके पास दूसरे बैंक के माध्यम से है, वो पैसा जिस इंटरेस्ट रेट पे, जिस इंटरेस्ट सबवेंशन के साथ आपको मिला है, उसको टाइमली हमें चुकाना है, क्योंकि जो आपकी आवश्यकताएं हैं 46 लाख महिलाओं में, अगर हम ये कहें कि हर महिला को 50,000 से 1 लाख तक का ऋण मिलना चाहिए, तो जो आपकी क्रेडिट नीड्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। तो इसलिए हमें दोनों ही माध्यम का फायदा उठाना है और ये प्रयास करना है कि जो इंटरेस्ट रेट है उसको समय से चुकाते रहें। उदयपुर के बाद में बांसवाड़ा विकास बामनिया। नमस्कार सर। हम लोग पंचायतों को अगर ताकतवर करना चाहते हैं तो हमें डिजिटल डाटाबेस जो है वो मजबूत करना होगा। उसके अंदर सभी तरीके के डाटा जो है, चाहे किसी परिवार के हो, चाहे रेवेन्यू रिकॉर्ड के हो, वो अगर हम लोग जितना मजबूत करेंगे उतना पंचायती राज की ताकत मिलेगी। साथ ही आने वाला समय 2030 है। माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब के नेतृत्व में हम लोग हमारे प्रदेश को बहुत अच्छे लेवल पे डिजिटलाइजेशन के मार्फत ले जा रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग डिजिटल जियोलॉजिकल मैपिंग और हाइड्रोलॉजिकल रिपोर्ट और लिथियोलॉजी रिपोर्ट को अगर हम रेवेन्यू रिकॉर्ड पर सुपर इम्पोज करके हम डाटाबेस तैयार करेंगे, ताकि हमारी पंचायत में किसी भी प्रकार की कोई काम होगा, निर्माण कार्य हो गया या फिर कोई रिपोर्ट की जरूरत रहेगी, तो हम लोग उस रिपोर्ट के माध्यम से हम लोग देख पाएंगे, उस सुपर इम्पोज के माध्यम से करेंगे, ताकि हमारा पैसा भी बचे, हमारा समय भी बचे और लोगों को जो जरूरत है वो सुविधा मिल सके। थैंक यू, अच्छे सुझाव है। रेशम जी। धर्मिष्ठा जी। सर नमस्ते, मेरा नाम है धर्मिष्ठा पंड्या, राजीविका से हूँ, ब्लॉक बांसवाड़ा और क्लस्टर तवागांव से हूँ। और सर मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मिशन 2030 में जन कल्याणकारी योजनाओं में पंचायती राज विभाग को हमारी राजीविका महिलाओं दीदी को जोड़ा गया, उसका हार्दिक आभार प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। और साथ ही हमें जो सरकारी गवर्नमेंट की योजना है महंगाई राहत कैंप से हमें हमारी दीदियों को बहुत ही फ़ायदा मिला है और बहुत ही जुड़ी हुई है। पर इसी के साथ में जो महिला रोजगार से जुड़ी हुई है सभी, तो मैं चाह रही हूँ कि हमारी ग्रामीण के छोटे छोटे परिवार को जोड़कर कुछ काम कर रही है, तो वो अपने घर परिवार से जोड़ के बाहर आए और अपनी छोटे छोटे लेवल पे तो गृह उद्योग वगैरह बना रही है, पर उसके साथ में वो बड़े लेवल पे भी कुछ करे, क्योंकि चलो इसके माध्यम से हमारी राजीविका के माध्यम से दीदियाँ बहुत ही जुड़ी हुई है, अनपढ़ दीदियाँ हैं वो भी जुड़ी हुई है और पढ़ी लिखी दीदियाँ भी इसमें काम कर रही है, इनको रोजगार का बहुत ही फ़ायदा मिला है और इस राहत कैंप के माध्यम से हमारी दीदियों को बहुत ही फ़ायदा मिला। पर आगे भी हम चाह रहे हैं कि हमारे जैसे CLF के भवन वगैरह हैं वो निजी भवन हमारे खुद के कर रखे हैं, तो हमें भी गवर्नमेंट की योजना से हमारा एक निजी भवन हमारा पर्सनल हो जाए तो हमें कोई तरह की समस्या नहीं है। ये सुझाव जो ऑलरेडी आ चुके हैं उनको अपन नहीं रिपीट करें। अन्य कोई व्यक्ति, यहाँ काफी लोग जुड़े हुए हैं, अगर कोई पंचायती राज के बारे में, व्यवस्था के बारे में, नरेगा के बारे में, वाटरशेड के बारे में, कुछ MP लेड MLA लेड इन विकास कार्यों के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो अवश्य शेयर करें। सर नमस्कार, मैं एक रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, सुब्रमण्यम से रिटायर हुआ हूँ और रोजगार से इनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो मेरा सुझाव ये है कि जैसे हम पिछला अनुभव देखते हैं नरेगा वगैरह का, तो नरेगा में जो आपका लेबर कंपोनेंट और मटेरियल कंपोनेंट का जो एक प्रॉब्लम रहती है, अगर इसको लोकल लेवल पर जैसे TAD का बजट है या किसी और स्कीम का बजट है उसके साथ डॉटेल करके अगर काम कराएं तो उसके रिजल्ट बेहतर मिलेंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, जो विकास जी ने कहा मैं उसी बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जो जोधपुर में रिमोट सेंसिंग एजेंसी है वो बड़ा टेक्नोलॉजी के साथ काम करती है। अगर हर ग्राम पंचायत का टेक्निकल डेटा और जो सोशल डेटा एक ही बुकलेट में बन जाए तो उसमें जो हमारे कम पढ़े लिखे सरपंच भी हैं वो उस चीज़ को समझेंगे
और वो अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनको बचाएंगे और जो हमारा गरीब तबका है उसके लिए लाभ देने की स्कीम बनाएंगे। तो अभी भी जो मैं महसूस किया है नौकरी में, अभी भी ऊपर से लेकर नीचे तक स्कीमें चलती हैं, जबकि आपका पंचायत राज का जो थीम था वो ये था कि नीचे से ऊपर को चलेंगे सिस्टम, लेकिन अभी भी मेरा पिछला अनुभव यही है कि ऊपर से नीचे चलता है, नीचे से ऊपर अभी भी नहीं चल रहा है, उसमें भी सुधार होना चाहिए। थैंक यू। थैंक यू। कोटा से नमस्कार सर। हेमंत जी। नमस्कार सर। सर मेरा निवेदन है। नमस्कार सर, हेमंत मीणा, जिला परिषद सदस्य कोटा। मेरा निवेदन है, ग्राम पंचायतों को केंद्रीय और राज्य वित्त आयोग से जो अनुदान की राशि मिलती है उसका अगर 10% राशि निजी आय के विकास कार्य करवाने में, निजी आय बढ़ाने के लिए लगाया जाए तो काफी अच्छा रहे। इसके लिए ग्राम पंचायतों पर एक तरह से प्रतिबंधित किया जाए, 10% राशि निजी आय के लिए लगाई जाए। एक बढ़ाने वाली एक्टिविटीज पर लगाई। और कुछ सुझाव? हाँ, एक मेरा निवेदन है, जो ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाएं कराई जाती है तो वह साल में, महीने में 2 बार करा दी जाती है, तो साल में बहुत सारी हो जाती है। तो मेरा निवेदन है साल में 4 से 6 कराई जाए, उनको उत्सव की तरह काफी प्रचार प्रसार करा के ग्राम सभाएं करवाई जाए, तो इससे गांव के जो लोग हैं उनकी ग्राम सभाओं में भागीदारी होगी। अभी मैं देखता हूँ ग्राम सभाओं में 10 से 15 आदमी के लगभग आते हैं, ग्राम सभाओं की खाना पूर्ति कर दी जाती है। तो ग्राम सभाएं उत्सव की तरह प्रचार प्रसार करके काफी उत्सव की तरह करवाई जाए तो इससे गांव के लोगों को ग्राम सभाओं में जुड़ने का लाभ मिलेगा। ये मेरा सुझाव है। मैं थोड़ा सा बता दूं, हम 12 तारीख को ये ओकेजन है, विशेष ग्राम सभा रख रहे हैं माननीय मंत्री महोदय जी के आगे से, और इसमें प्रत्येक ग्राम सभा में, प्रत्येक ग्राम पंचायत में आप लोग कम से कम 150 से 200 की संख्या में जुड़ें और उनको फिजिकल फॉर्मेट दिए जाएंगे। इसमें सुझाव, विजन 2030 के सुझाव देने के लिए, तो आप सभी सीओ साहिबान और जो भी ब्लॉक के हैं या ग्राम पंचायत से सुन रहे हैं, 12 तारीख को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। ये सभी आप उस दिन रिटर्न में दे सकते हैं अपने सुझाव। और ठीक है सर। नमस्ते सर, मैं नीलिमा सोनी, जिला परिषद सदस्य। मेरा सुझाव है 2030 के लिए कि जो बीपीएल सर्वे पिछले विगत वर्ष में 2002 में हुआ था, तो मैं चाहती हूँ कि नवीन सर्वे हो इसका, ताकि पात्र लोग इसकी पात्रता पा सके और जो अपात्र हैं वो इससे दूर हो सके, क्योंकि गांव में ये प्रमुख समस्या है। हम जनप्रतिनिधि हैं, हमारे सामने बहुत समस्या आती है कि हम अपात्र हैं। अच्छा सुझाव है, बिल्कुल। दूसरा सुझाव है मेरा कि जो हम पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य हैं, उनका भी अपना खुद का फंड हो, ताकि हम जब फील्ड में जाते हैं तो हम भी कुछ अपने कार्य करा सकें। जैसे कि एमएलए के पास फंड होता है कि वो अगर सत्ता में हो या न हो फिर भी अपने फंड का उपयोग करते हैं, वैसे ही हम जिला परिषद सदस्य या पंचायत समिति सदस्य भी अपने फंड का उपयोग कर सके, ताकि फील्ड में अपने हिसाब से अपने कार्य करवा सके। तीसरा मेरा सुझाव है कि जो ग्राम सचिवालय की बैठक हुआ करती थी 15, 12, 20, 23 को, वो बैठकें, उसमें अब कोई प्रभावी बैठकें नहीं है। मैं चाहती हूँ उसमें प्रभाव हो। प्रभाव नहीं होने का कारण है कि उसमें पंचायत समिति के अधिकारी गण के अलावा दूसरे अधिकारी गण भी उसमें शामिल हो, उसमें शामिल नहीं होते, इसलिए वो बैठकें अभी प्रभावी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वह सभी अधिकारी गण ग्राम सचिवालय की बैठकों में उपस्थित हो, ताकि ग्राम सचिवालय की बैठकें भी अब प्रभावी हो सके। महिला सशक्तिकरण के लिए बोलना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण में महिलाओं को और अधिक रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं, ताकि हमारी महिलाएं सशक्त बने और 2030 मिशन जो है वो हमारा कामयाब हो सके। लास्ट है मेरा कि चारागाह या आबादी भूमि पर जो अतिक्रमण के मामले हैं, वो खंड विकास अधिकारी को, उसमें मजिस्ट्रेट का पावर होना चाहिए, ताकि खंड विकास अधिकारी भी अपने पावर से चारागाह और आबादी भूमि पर अतिक्रमण हटा सके। धन्यवाद सर। सीकर। हेलो।
हाँ बोलिए। सर नमस्ते। सीकर से बीएल मिल, सेक्रेटरी नेहरू युवा संस्थान सीकर। मैं पिछले 15 साल से पंचायती राज से मास्टर ट्रेनर के रूप में डिपार्टमेंट के साथ जुड़ा हुआ हूँ और व्यक्तिगत रूप से भी 114 बार रक्तदान करके राजस्थान में सर्वाधिक रक्तदान व्यक्तिगत रूप से मैंने कर रखा है। पिछले 17 अगस्त को अंगदान और महादान में भी 132 लोगों का एक साथ करवा के एक विश्व रिकॉर्ड भी बनाया था। मेरा निवेदन ये है कि 2 मिनट में मैं कुछ सुझाव हैं। सर, हम 73वें संविधान संशोधन के बाद 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय हैं उससे संबंधित जो 5 विभागों का तो कहीं कहीं मॉनिटरिंग और सुपरविजन पंचायती राज के तहत हो रहा है। अगर हमें गाँव का सर्वांगीण विकास करना है, समावेशी विकास करना है, समावेशी प्लान बनाना है, तो बाकी जो विषयों से संबंधित डिपार्टमेंट हैं कहीं न कहीं उनकी मॉनिटरिंग और सुपरविजन पंचायती राज के तहत हो, ताकि एक प्रभावी हमारा प्लान ग्राम पंचायत स्तर पे बन सके। दूसरा सर, मेरा सुझाव ये रहेगा कि शहर में जिस प्रकार ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के लिए एक प्रभावी व्यवस्था जो है शहरी स्तर पे है, चाहे वो नगर पालिका हो, नगर परिषद या नगर निगम के, ग्रामीण क्षेत्र में भी देखा जा रहा है कि अभी शुरुआत तो की है, लेकिन जो मॉनिटरिंग हमारी जो मॉनिटरिंग शहरी क्षेत्र में हो रही है उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही है। एक मेरा सुझाव ये रहेगा कि सर, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत की निजी आय बढ़ाने के लिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है, शहरों में तो हमारी लोकल बॉडीज हैं, उनमें इनकम के बहुत सारे सोर्सेज हैं, वो आत्मनिर्भर हैं। ग्रामीण क्षेत्र में उनकी आय हम बढ़ाने के लिए हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं, अगर उनको ग्रामीण क्षेत्र पे हम हाट बाजार बना के या बड़े स्तर पे पंचायत समिति और जिला परिषद स्तर पे भी अगर हम हाट बाजार बना के उनको मार्केट अवेलेबल करवाएं, तो स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं उनका भी इनकम जनरेशन होगा, उसके साथ पंचायत भी आत्मनिर्भर बनेगी। इसके साथ हमारे सर जो स्थायी समिति बनी हुई है, चाहे वो ग्राम पंचायत स्तर पे हो, चाहे पंचायत समिति के स्तर पे हो, जिला परिषद स्तर पे हो, वो बनी हुई तो है, लेकिन पूर्ण रूप से हम जिसको कहें कि वो फंक्शन में नहीं है। हम अगर निश्चित रूप से एक अच्छा प्रयास करेंगे तो हम अपने क्षेत्र को बहुत आगे ले पाएंगे। चंद लाइनों के साथ मैं मेरी बात को यहीं समाप्त करूंगा। जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है, हमारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापिए सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी सारा आसमां बाकी है। हम सब लोग प्रयास करके 2030 तक राजस्थान को एक बड़े स्तर पे विकास की दृष्टि से आगे ले पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर। हाँ सर, नमस्ते सर। हमने 2-3 बार चर्चाओं का दौर चला है, तो कुछ चर्चाएं होने के बाद कुछ इश्यू और कुछ सुझाव मेरे पास आए थे सर। तो पहले जो हमारी मीटिंग वो सुझाव ने भेज दिए थे, बाद में 2-3 बार कार्यक्रम हुए थे, वो सुझाव मेरे पास, तो निवेदन करना चाहूँगा सर। पहला ये था, जो राजीविका के बारे में अभी काफ़ी चर्चा हुई, लेकिन एक मोटी बात जो हमारी चर्चा के बाद उभर के आई थी, इंदिरा रसोई में इनका काफ़ी योगदान रहेगा। जिस प्रकार सहकारिता विभाग में जो उपभोक्ता भंडार होते हैं जिला स्तर पे, वैसे राजीविका उपभोक्ता भंडार अगर खुल जाए पूरे सभी जिले में को, तो इनके से प्रोडक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा, जैसे मसाले के हैं या अन्य प्रोडक्ट आचार्य बनाते रहते हैं, इनको से मार्केट नहीं मिलता है। तो एक रिवॉल्विंग फंड या 8-10 साल के लिए निःशुल्क ग्रांट टाइप मिल जाए और कुछ समयावधि में रिटर्न करने की फैसिलिटी मिल जाए, तो जिले में प्रत्येक जिले में बहुत बड़ा राजीविका उपभोक्ता भंडार, इनको ये बड़ा एक कदम हो सकता है सर। दूसरा सर ये था, जिस प्रकार से हमारे ग्राम सचिवालय की योजना चल भी रही पंचायत राज में, और इसमें हमने काफ़ी काम भी किया है। इसमें थोड़ा निवेदन था सर, आज भी से पटवारी है, कृषि पर्यवेक्षक है, सब सेंटर है, IT सेंटर है, राजीविका भवन है और पंप चालक PhD के हैं। ये 8-7 ऐसे कार्यालय हैं ग्रामीण क्षेत्र पे। सचिवालय में, चूँकि ग्राम सचिवालय में काफ़ी कमरे की जरूरत पड़ती है, अपन 4-5 कमरे बन भी चुके हैं नई स्कीम में। जो रिमेनिंग है उसमें अपन 2-3 साल का प्लान लेकर के समयबद्ध रूप से कर लें, तो सारे वहाँ बैठने की सुविधा व्यवस्था हो सकती है। एक सर, नरेगा में काफ़ी बड़ा सुझाव आया था कि नरेगा में चूँकि लेबर कंपोनेंट में अपने कच्चे कार्यों में जोड़ की खुदाई या ऐसे काम है जो गैर उत्पादक श्रेणी में आते हैं, और काफ़ी लोगों का सुझाव, ये सभी का लगभग एक मत राय सुझाव था कि इसमें जो प्रत्येक ग्राम में जो कृषि कार्य है
जैसे पेड़ों की कटाई है, सर्दी में अपन कटिंग करते हैं, या निर्माण कार्य, अन्य काम होते रहते हैं, वहाँ लेबर मिलती नहीं है, लेबर की जरूरत होती है। तब नरेगा में लोग जाते हैं, वहाँ काम भी करते हैं। तो जो काम गांव में होते हैं प्रत्येक सीजन में, उनमें ग्राम पंचायत मुख्यालय पर रजिस्टर बन जाए, जिसको कार्य रजिस्टर बोलते हैं। जो निजी व्यक्ति अपने घरों में काम करवाते हैं लेबर बुला करके, वो रजिस्टर बन जाए, तो जो गैर उत्पादक कार्य में लेबर लगती है वो अपन से डाइवर्ट कर सकते हैं। कुछ पार्ट अपना लेबर का पार्ट है वो नरेगा स्कीम से हो जाए, बाकी रिमेनिंग जो पार्ट है, जैसे मान लीजिए 600 रुपये मजदूर लेता है मजदूर, तो 255 रुपये नरेगा से, बाकी रिमेनिंग जो 300 रुपये, 450, 250, 300 रुपये हैं वो व्यक्ति अदा करे। तो मजदूरी का डाइवर्जन भी हो सकता है सही दिशा में, उत्पादक कार्य में मजदूर लग सकता है, और अपने जो कच्चे काम हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, गैर उत्पादक हैं, उनसे अपन अच्छे काम को ले जा सकते हैं सर। ये मोटे मोटे सुझाव। ठीक है, अच्छे सुझाव हैं आपके सीओ साहब। अब मैं पाली जिले को जोड़ना चाहूंगा। नमस्ते सर, नमस्कार। मेरा नाम स्वरूप है। मैं मिलन सीएलएफ गिरियाद्रा क्लस्टर से हूँ। सबसे पहले तो मैं इंदिरा रसोई योजना के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। उसके बाद मैं ये सुझाव देना चाहती हूँ सर कि 2030 तक हमारे सभी ग्राम संगठनों में उत्पाद बनने शुरू हो जाए और वो उत्पाद सीधे सीएलएफ एवं बीओ के माध्यम से वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर जा सके, ताकि ग्राहकों तक हमारी सुगमता से पहुंच बन सके। सेकेंड सुझाव सर, राजस्थान एग्रो प्रोसेसिंग पॉलिसी में जिस प्रकार कृषक संगठनों को 50% सब्सिडी हेतु पात्र माना गया है, उसी प्रकार हमारे सीएलएफ को भी इसी श्रेणी में 50% अनुदान हेतु पात्र माना जावे, ताकि हम भी सुगमता से उद्यमिता की ओर बढ़ सके। थर्ड पॉइंट, 2030 तक हमारे हर ग्राम संगठन स्तर तक वर्चुअल वोकेशन ट्रेनिंग की व्यवस्था हो पाए, ताकि महिलाएं अपनी रुचि के अनुसार कार्य कर उद्यमिता की ओर बढ़ सके। थैंक यू। कोई और अन्य पाली से? नमस्कार सर, मेरा नाम धनराज भाटी है। मैं नेहरू युवा केंद्र पाली में स्वयं सेवक के पद पर हूँ। मेरा सुझाव सर यह है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर सर एक पुस्तकालय खुलवाया जाए, जिससे कि युवाओं को रोजगार मिल सके। साथ ही जो आर्थिक रूप से कमजोर युवा हैं, जो बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी नहीं कर सकते हैं, वो गाँव में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सके तथा स्वयं का विकास कर सके। दूसरा सुझाव सर मेरा यह रहेगा कि जिस प्रकार सर शहरों को मास्टर प्लान बनता है, उसी प्रकार पंचायतों को भी मास्टर प्लान बने, पंचायतों का भी सिस्टमेटिक डेवलपमेंट हो तथा पंचायतें भी नगर पालिका तथा यूआईटी की तरह कॉलोनियां काट सके। धन्यवाद सर। अच्छा सुझाव है पुस्तकालय का आपका। कोई अन्य व्यक्ति पाली से? बीकानेर? बीकानेर? नमस्ते सर। सर नमस्कार। आप बोलिए। नमस्कार, मैं महेंद्र सारस्वत, पंचायत समिति लूणकरण सर, जिला बीकानेर। सर मेरा सुझाव ये था कि पंचायती राज से जुड़े हुए काफ़ी समय हो गया हमें, और जनप्रतिनिधि 2-3 बार रहने का मौका मिला। तो प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंदर इंट्रा सेक्टर उद्योग बढ़ाने के लिए कम से कम 5-6 हेक्टेयर भूमि यदि अधिग्रहण हो, तो ये मूलभूत सुविधाओं और विकसित करने के अंदर बहुत बड़ा कदम रहेगा। पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सर एक पंचायत, एक उद्योग और एक छत के नीचे यदि हम एक बड़ा इंट्रा सेक्टर के लिए काम करें, तो प्रत्येक व्यक्ति को हमें रोजगार दे सकते हैं। एक सर ग्राम पंचायत में हमने एक पहल की कि सुझाव पेटी का हमने 25 जुलाई को लगाई, उसका वेट 1 कुंटल 7 किलो, और पूरी उसको फिट कर दी। तो उसके अंदर कोई भी व्यक्ति कभी भी कोई शिकायत हो, यदि सुझाव हो, तो ग्राम पंचायत को दे सके। तो ऐसी ग्राम सुझाव पेटी का प्रत्येक ग्राम पंचायत में लगाने का सुझाव है सर। एक सर स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस के ऊपर चाहे सरपंच हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य हो, सबको सबके स्कूलों में जाते हैं और स्पीच दे करके वो आ जाते हैं। किसी तरह का मतलब कोई ऐसा हो जाए कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर, चाहे 10 स्कूल हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे निजी स्कूल हो, चाहे वो सरकारी हो, गवर्नमेंट हो, तो सब स्कूलों का एक जगह मोटिवेशन और एक ग्राम सभा रख ली जाए। क्योंकि अब स्थिति है कि मेरी पत्नी भी सरपंच है और मैं पंचायत समिति सदस्य हूँ,
ग्राम सभा के अंदर जैसे पहले बताया पाली से, ग्राम सभा में ये हकीकत है कि 50 से 60 से ज्यादा लोग नहीं आते और ग्राम सभाओं का कोरम है तो चाहे वो नरेगा पे जाके पूरा करते हैं। तो ये सुझाव है सर कि भी स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये एक बड़ी ग्राम सभा का आयोजन ग्राम पंचायत पर किया जाए और जिसमें 18 साल से ऊपर जो युवा साथी है, चाहे बच्चे भी हैं, तो उनको भी ये लगे कि हम ग्राम पंचायत से जुड़े हैं। ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिसके अंदर बच्चों जाने से भय रहता है कि सरपंच क्या कहेगा। वैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर ग्राम सभाओं का आयोजन बिल्कुल किया जाता है। बिल्कुल होता है सर। अन्य व्यक्ति कोई बीकानेर से? हाँ सर। राजविका महिला। माननीय मुख्यमंत्री सर को मेरा प्रणाम। सर मैं ये अपना सुझाव देना चाहती हूँ कि जो महिलाएं हैं स्वयं सहायता समूह चला रही है, इनको खुद को अपना पर्सनल लोन भी मिले ताकि ये और अच्छा कार्य कर सकती है। और जो ये हमारे जैसे हम मीटिंग लगा रहे हैं सर, इनके लिए भी कोई भवन नहीं है, इसकी भी आप उपलब्ध करवाए हमें। और मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद बोलूँगी। और आप हमारे समूह के बारे में बहुत सोचते हो सर, और अच्छे आप सुझाव भी इनको दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद सर। और जितने भी समूह की महिलाएं, कोई भी वंचित ना रहे, सबको एसएचजी में जोड़ा जाए। इसमें मैं आपको बेसिकली आरडी बोल रही हूँ। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जो आपका बैंक से क्रेडिट लिंकेज है वो आपके स्वयं सहायता समूह का होता है। वो जितना लोन आपको मिलता है उसमें आपका ग्रुप ही उसको डिवाइड करता है कि कौन से मेंबर उसको यूज करना चाहेंगे। तो उसमें भी वो यूज जो है वो व्यक्तिगत तौर पर ही होता है। और दूसरा जो अपना अभी महिला बैंक है, उसमें जो ऋण हम आपको दे रहे हैं उसमें आपके स्वयं सहायता समूह की रिकमेंडेशन पर एक इंडिविजुअल को 40,000 तक का लोन, और जो हमारे काडर सखी हैं उनके लिए अभी जो हमने स्कूटी की स्कीम लाई थी, इसी तरह से हम आजीविका के लिए भी 1 लाख तक के ऋण के लिए एक नया स्कीम हम इसमें प्रावधान करने जा रहे हैं। तो ये सब जो है ये आपके व्यक्तिगत काम के लिए, अपनी उद्यमिता के लिए इस्तेमाल करने वाले ऋण हैं, जिसकी व्यवस्था पहले से ही अपने योजना में। थैंक यू। अब मैं अजमेर जिले को लेना चाहूंगा। अजमेर, अजमेर अजमेर जिले से, अच्छा अजमेर के बाद में भरतपुर से कोई? नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम नीतू है, मैं जागो सखी CLF से अध्यक्ष हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि सर जैसे हम लोगों को ग्राम सभा में समूह की जो महिलाएं उनको ग्राम सभा से जोड़ा जाए, हम ग्राम सभा में जा सकें और हमें वहाँ पर जो सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आ रही हैं हमें उनके बारे में जानकारी मिल सके, और बाकी की जो समूह की सदस्य हैं उनको भी उनसे लाभ मिल सके। ठीक है। और मैं ये देना चाहती हूँ कि जो मिड डे मील्स हैं इनको CLF स्तर पर खोला जाए, जिससे CLF की आय भी बढ़े, और जो राशन डीलर का काम है वो भी इन समूह की महिलाओं को दिया जाए सर, जिससे उनको रोजगार मिले। ठीक। थैंक यू सर। नमस्कार सर। बोलिए। मैं ग्राम पंचायत मड़ैपुर सेवर ब्लॉक से मेट हूँ। सर जो मतलब नरेगा चलती है उसमें सरपंच या मतलब जो जनप्रतिनिधि हैं वे अपनी चलाते हैं सर, गरीब लोगों के लिए काम नहीं मिल पाता। एक ऐसा सुझाव देना चाहता हूं सर, उसमें एक 6 नंबर फॉर्म भरा जाता है, उसमें 7 तरह का काम मिलता है, सबको मिलता है काम नरेगा में। तो एक ऐसा फॉर्म हो इसमें मतलब जो गरीब परिवार हैं उनके लिए मतलब फॉर्म भरा जाए, पहले उनको शोधना कराए जाए। ठीक है, ठीक है, आपका नोट कर लिया है हमने। और मेरा सभी से आग्रह, सभी जिले जो जुड़े हुए हैं सभी लोगों से, कि अपने जो सुझाव आज दिए उसके अलावा अन्य भी सुझाव हैं, इसके बाद आप मीटिंग करके और भी सुझाव कुछ हो तो हमको भिजवा दें लिखित में, ये आप लोग एंश्योर करें। अब मैं यहाँ पर जो रवि जो अभी कहा है ना, रवि ने, सभी COs नोट कर लें कि आपके साथ जो प्रतिनिधि आए हैं उनके कोई सुझाव हो, उनको संकलित करके जैसा आपको बताया गया है हमें भिजवा दें, ताकि कोई मीटिंग के बाद भी आपको रुकना पड़ा आधे घंटे 1 घंटे तो चर्चा करके उसको संकलित कर दीजिएगा।
थैंक यू सर। अब मैं यहाँ पर जो मौजूद है थैंक यू सर। नमस्कार, मैं मंजरी पंत, मैं यूनिसेफ के साथ सामाजिक बदलाव और व्यवहार परिवर्तन के संदर्भ में जुड़ी हुई हूँ। मेरे राजविका के लिए 3 से 4 सुझाव हैं आपके सामने। अभी हमने अपने राज्य की महिलाओं को मोबाइल्स देने का कार्य सुनिश्चित किया है। राजविका को इससे बहुत फायदा हो सकता है अगर हम इसके साथ साथ डिजिटल एजुकेशन और न्यू एज स्किल्स की ट्रेनिंग को स्ट्रेंथन कर सके। अभी भी हम जो स्किल्स की ट्रेनिंग देते हैं वो उन कार्यों में देते हैं जो लोकल मार्केट्स के लिए हों, सिलाई, मसाला इत्यादि। लेकिन अगर हम इन स्किल्स के साथ जोड़ेंगे तो संसार भर का मार्केट उनके साथ जुड़ पाएगा और एक वैल्यू एडेड मार्केट लिंकेज उसके साथ जुड़ पाएगा। सो दैट इज माय फर्स्ट सजेशन। दूसरा मेरा रिक्वेस्ट था, जैसे हम स्वास्थ्य के एरिया में देखें, राजस्थान में काफ़ी प्रगति हुई है और उसमें एक बहुत बड़ा योगदान हमारी आशा, आंगनवाड़ी वर्कर और ANM के समन्वय का है। ये तीनों मिलके प्लान बनाती हैं, तीनों साथ मिलके काम करती हैं और इनके रोल्स बहुत क्लियरली विभाजित हैं। तो इसी प्रकार अगर हमारी SRLN की सुरक्षा सखी, साथिन, महिला सरपंच और महिला मेट, इनके बीच में समन्वय हो जाए तो महिला अधिकारिता और एम्पावरमेंट के जो मूलभूत पिलर्स होते हैं, इकोनॉमिक, हेल्थ, पॉलिटिकल एंड लिंकेजेस, ये सारे एक ही साथ, प्रोटेक्शन, ये सारे एक ही साथ डिस्कशंस हो सकेंगे और शायद एक बेहतर कार्यकारिणी हो पाएगी। दैट्स माय सेकंड सजेशन। तीसरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी सर, हमारे अपने कैडर्स में, पंचायती राज के कैडर और रूरल डेवलपमेंट राजीविका के कैडर्स में लैंगिक समझ, लैंगिक समानता की समझ और उसको प्रैक्टिकली अपने काम में हम कैसे ला सके, उसके ऊपर एक एनहांसमेंट की लगातार जरूरत है। तो अगर हम डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स क्रिएट कर सके जहाँ पे आम अपने काम के साथ साथ इसको कैसे जोड़ा जा सके, इस पर बातचीत सतत रूप से चले, तो ये कार्यक्रम बहुत बेहतर तरीके से बढ़ पाएगा, क्योंकि सामाजिक मान्यता और रूढ़ियों को बदलने में इनका सबसे अच्छा हाथ हो सकता है, क्योंकि ये हमारे अपने विभाग के लोग हैं और इनके साथ जनता पीछे जुड़ी हुई है। और एक आखिरी सजेशन है सर, समाज की आवाज और उनके सॉल्यूशंस लाने के लिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई थी कि उनकी वॉइस और उनकी ऑडिट को स्ट्रेंथन करना आवश्यक है, उसी प्रकार अगर हम उनके ही बिहेवियर इंसाइट्स को साथ जोड़ करके उसके द्वारा सॉल्यूशंस निकाल सके तो बहुत अच्छा होगा। नीति आयोग में भी ऐसे एक यूनिट की संरचना की गई है जिससे काफी फायदा हो रहा है। राजस्थान स्टेट में अभी तक कोई BI यूनिट नहीं है, अगर हम उसको आगे लेके चलें तो एक इनोवेशन भी होगा और समाज की आवाज के द्वारा लोकल सॉल्यूशंस को ज्यादा स्ट्रेस मिल पाएगा। थैंक यू सो मच। आप उधर से माननीय मंत्री महोदय और आप सबको प्रणाम। सर, मैं महावीर शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी। एक तो जो फिर से सुझाव है उनको मैं कंक्लूड करना चाहूँगा। पंचायत राज संस्थाओं की स्थापना जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हुई थी और जन भागीदारी सुनिश्चित करने के मुख्य रूप से 2 माध्यम है सर, एक चुने हुए जनप्रतिनिधि और दूसरी सीधे ग्राम सभा। अब सर, चुने हुए जनप्रतिनिधि जो पंचायत राज संस्थाओं में है तो मुख्य रूप से 3 पदों पे काम करते हैं। ग्राम पंचायत में वार्ड पंच, उप सरपंच और सरपंच, पंचायत समिति में पंचायत समिति सदस्य, उप प्रधान और प्रधान, और जिला परिषद में जिला परिषद सदस्य, जिला उप जिला प्रमुख और जिला प्रमुख। लेकिन अब जाके स्थितियां ये हो गई सर पिछले 8-10 साल में कि वार्ड पंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य, इन तीनों की गौण हो गई। ये तीनों प्रभावी रूप से काम नहीं कर रहे हैं। और इसमें सर मैं निवेदन ये भी करना चाहूँ, वार्ड पंचों को अपन अच्छा खासा बैठक पत्र दे रहे हैं, फिर भी पंचायत की बैठकों में उनकी रुचि कम हो रही है। वार्ड पंचों को बुलाना पड़ता है बैठक में आने के लिए। और इसमें अभी जो सुझाव फील्ड से भी आया उसमें सर अपन 5, 12, 17 और 25 ऐसे पहले ग्राम सचिवालय करते थे, तो उसमें अपन अधिकारियों को बुलाते थे, लेकिन वो सर 4 बैठकों ना बोरिंग हो जाता था। इसलिए सर मेरा रिक्वेस्ट ये है कि 5 या 20 महीने में एक डेट ऐसी डिसाइड की जाए जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के समस्त अधिकारियों को बैठक में ही बुलाया जाए, जिससे वो ग्राम सचिवालय हो जाएगा, बोरिंग भी नहीं होगा और जनता जुड़ेगी भी सर। और 5 तारीख या 20 तारीख को एक चीफ सेक्रेटरी साहब के यहाँ से या विभाग कोऑर्डिनेट करके ऐसा आदेश निकलवाए कि उस दिन और किसी भी डिपार्टमेंट जो ग्रामीण क्षेत्र में है उस दिन उसका सिर्फ और सिर्फ ग्राम पंचायत बैठक में पार्टिसिपेट करेगी।
तो एक तो सर ये इम्पोर्टेंस बढ़ेगा। दूसरा सर मेरा सुझाव है, ग्राम पंचायतों में जो आबादी है, मूल आबादी भूमि से ज्यादा, मूल आबादी भूमि में ओनली 20% लोग बसे हुए हैं, 80% पॉपुलेशन कृषि भूमि में है सर। वहां फिर बैरिकेड्स क्या हो जाते हैं, कृषि भूमि में बसे हुए जो भी आबादी है या कॉलोनियां है, उनमें पंचायती राज संस्थाओं का कोई पैसा अपन खर्च नहीं कर सकते, उनका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकते। तो एक तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा नहीं दे रही। दूसरा सर क्या है, ये जो आबादी है, अगर इनमें अपन नगर निकायों की तरह सोचें तो नगर निकायों में जैसे कॉलोनी होती है सर, कॉलोनी में 50,000 रुपए गज से भूमि खरीदते हैं कृषि भूमि में, और फिर भी उनसे जेडीए वगैरह 500-700 रुपए कन्वर्जन चार्जेस लेते हैं। और इसके विपरीत ग्रामीण क्षेत्र में अपन अगर करने जाएंगे तो जो आबादी भूमि कृषि भूमि में कॉलोनियां बसी हुई हैं, उनको 91 राइट देंगे तो लगभग 60 से 70% लोगों को एक तो ग्राम पंचायत पट्टा दे पाएगी, उससे ग्राम पंचायत की इनकम होगी, और उसके साथ ही जैसे अपनी पिछले 6 से 7 सालों में पंचायती राज संस्थाओं ने पट्टे दिए हैं सर, लगभग 8 से 10 लाख, और उससे करीब 4,000 करोड़ रुपए की रूरल इकोनॉमी में आया, बैंकों से पैसा निकल गया। महावीर, इसके अलावा और जो तुम्हारे सुझाव हो ना, सर एक लास्ट सुझाव था मनरेगा को लेके, एक सर एक मेजर प्रोजेक्ट हो सकता है, जैसे जयपुर में द्रव्यवती नदी बनाई, द्रव्यवती नदी में करोड़ों रुपए का पैसा खर्च हुआ है सर, बहुत पैसा, लेकिन वो आज वो पानी का स्टोर होकर अपने लिए, मतलब मैं कोई प्रश्न नहीं लगा रहा, लेकिन वो उसकी थीम अलग थी सर। ऐसे ही एक जैसे बांडी नदी है सर, एक ही चीज बताता हूँ मैं, बीरन मांझी से स्टार्ट होती है, जयपुर और टोंक की 38 ग्राम पंचायतों को क्रॉस करते हुए वो यहाँ देवलिया धाम जाती है सर। इसमें नरेगा से काम करवाया जाए, दोनों तरफ उसमें आराम से पाल बनाई जा सकती है। पाल के साथ ही सर उसमें इस नदी, मेरी एक पंचायत है विजय सिंहपुरा जिसमें मैं कार्यरत हूँ सर, 5,000 बम्बूड़ के पेड़ हैं, एक पेड़ को 400 रुपये में बेचेंगे तो 20 लाख रुपए एनुअल इनकम होगी। आज दोनों तरफ के किसान काट लेते हैं, उस 20 लाख रुपए से वहाँ बोरिंग भी हो सकता है, वृक्षारोपण और तार फेंसिंग भी हो सकती है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक सेकंड, ऑन कर। सर, मुझे आईआईटी खड़गपुर से शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला था और भारत सरकार में भी मैंने कुछ समय गुजारा पंचायती राज मंत्रालय में। उससे पहले मुझे राजस्थान सरकार से भी काफी बार मेरे प्रस्तुतिकरण को देखा गया। तो भारत सरकार में सर एक चीज थी जो मैंने देखी कि हमने पूरे भारत का पंचायतों का जो नियोजन प्रक्रिया है, विकास प्लानिंग प्रक्रिया है, उसको मॉनिटर करने की कोशिश की। तो जितना भी हमारी जीपीडीपीस का प्लानिंग का डेटा आ रहा था भारत सरकार में, उसका कुछ प्लानिंग उस वक्त उस रूप में नहीं हो पा रहा था। तो जब हमने उसका एक डैशबोर्ड बनाया, पोर्टल बनाया, तो ये निकल कर आया कि हमारी ग्राम सभाओं में, भारत की 2.5 लाख ग्राम सभाओं में औसतन 2% जनता ही भागीदार हो पा रही है। मतलब जिन ग्राम सभाओं पे पूरा ग्रामीण भारत आज टिका हुआ है, उन ग्राम सभाओं में जनता की भागीदारी हमारे मिनिमम कोरम से भी कम है। तो ये जो समस्या है साहब, ये कोई राज्य विशेष नहीं है, सभी राज्यों के लिए संकट है। दूसरा, जो फ्रंटलाइन अधिकारी हैं, उनकी भी भागीदारी कुछ कारणोंवश नहीं हो पा रही है। राज्य सरकारें पूरी गाइडलाइंस दे रही हैं, पर धरातल पे कुछ प्रोत्साहन की कमी और कुछ ऐसी चीज हैं जो हम स्कोप इंप्रूव कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज पार्टिसिपेशन, जनता का पार्टिसिपेशन, सेकंड इज फ्रंटलाइन अधिकारियों का पार्टिसिपेशन, और तीसरा कि किन मुद्दों पे बात हो रही है, उन मुद्दों का भी हमने एनालिसिस किया। तो जो क्रिटिकल मुद्दे हैं, मतलब हम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, हम कह रहे हैं कि ग्रामोदय से राष्ट्रोदय, हम कह रहे हैं कि स्वर्णिम ग्राम आत्मनिर्भर भारत, पर उन ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेरी प्रार्थना है कि हम आजीविका पर फोकस करें। हम स्वास्थ्य, शिक्षा, हमारे पास बहुत सारी प्राथमिकताएं हैं, पर अगर हम किसानों को, अपने ग्रामीणों को आजीविका दे देंगे तो वो अपने स्वास्थ्य का, अपने शिक्षा का, अपने सभी पूरे पहलुओं का ध्यान रख पाएगा। और ग्राम सभाएं बहुत अच्छा माध्यम हो सकती हैं सरकार की योजनाओं और जनता में समावेश के लिए। तो हम अपनी ग्राम सभाओं को वाइब्रेंट बना सकते हैं, जैसा कि माननीय सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कह रहे हैं कि हमें, सॉरी आपको थोड़ा इसलिए इंटरप्ट कर रहा हूँ कि 5 बजे हमें समाप्त करना पड़ेगा। तो आपकी मूल भावना हमारे पास आ गई है आजीविका से जुड़ा हुआ, और आगे इसको कैसे वर्कआउट करना है पूरा रेट में जी, मैं बहुत जल्दी बता देता हूँ। लास्ट है। मेरा नाम कमल कुमार है, मैं सिविल सोसाइटी से ही हूँ, एमपीएसएस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। आपका परिचय सबको पता है। थैंक यू। पहला काम ये है कि क्यों ना हम इस
पूरे सिस्टम में जैसा केरला में है बजट पंचायत को दिया जाए और वो उसकी कुछ प्लानिंग करे। अब कितना हिस्सा दिया जाए, कैसे दिया जाए, शुड वी थिंक अबाउट, मतलब बहुत लंबे समय के लिए। दूसरा ये है कि जनता की पार्टिसिपेशन डेवलपमेंट में कैसे हो, हमें 10 गुना वृद्धि से विकास करना है तो हमें जनता को हर चीज में शामिल करने के लिए, लाइक इलेक्ट्रिसिटी का पैनल हर घर पे लगे सोलर का और वो ग्रिड से कनेक्ट हो, हर घर बिजली बनाए, ऐसी कोई व्यवस्था उस पे प्लान आउट किया जाए। कमल जी, विस्तृत सुझाव आप हमें नहीं, दे मैं बहुत दीजिएगा। लंबा नहीं, बस एक लाइन में ही कह रहा हूँ। सेम टाइम आपकी वो एक लाइन लंबी होगी, आपके फोन से समझ में आ रहा है। नहीं, मैं बस एक लाइन ही कहूंगा सर। अब बहुत जल्द स्किल डेवलपमेंट, क्योंकि जनता को स्किल देना बहुत जरूरी है, तो अब इसमें क्यों ना ऐसी व्यवस्था की जाए जिसके अंदर स्किल डेवलपमेंट विद द स्टाइपमेंट, उसको पैसा दिया जाए सीखने के लिए, शायद वो सबसे कारगर होगा। एक चीज जो हमारे इम्प्लीमेंटेशन का ही हिस्सा है, ई पंचायत पोर्टल, वो अभी भी आधे से ज्यादा पंचायतों में नहीं भरा जा रहा है, उसकी सुनिश्चितता की जाए। वाटर हार्वेस्टिंग का सेम थिंग, सरकार की तरफ से हर घर में वाटर हार्वेस्टिंग करवाई जाए, उसका पैसा सरकार करे, वो कितना करे, शुरुआत करे, लेकिन करे। फिर एक और बात है कि नरेगा की प्रोडक्टिविटी को खुदाई से अब बागवानी या फिर किसी और दूसरी लघु उद्योग की तरफ भी बढ़ाया जाए। थैंक यू सर। अब आप उचित समझे तो सर आप दीदी सर अपनी वो 5 बजे वाली कंस्ट्रेंट है, फिर वो जो हमसे जुड़े हैं ना सुन नहीं पाएंगे। 5 बजे तक सभी पूरा राज्य आपको सुन पाएगा, उसके बाद आगे अपन नहीं सुन इंटरनेट कर लें। मैं माननीय मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आप कह रहे हैं, बट मेरा समय ये कमल जी इससे- ने ले लिया है सर। आप अभी सर लोग नहीं सुन पाएंगे आपको सर, प्लीज सर। पहले एसीएस सर आप थोड़ा सा सर अभी तक जो हमारे सामने आया है कि जो हमारे एसडीजी के प्रमुख गोल्स हैं वो सभी एक तरह से ग्रामीण विकास और पंचायती राज और खाद्य विभाग एड्रेस करता है, चाहे गेहूं से है। मैंने भी लिख रखा था सबसे पहले रोजगार को अपन कैसे बढ़ा सकते हैं, डिमांड ड्रिवन की जगह लाइवलीहुड की तरफ कैसे जा सकते हैं, स्वच्छता एक ऐसी बात है जो सबकी ओर से आया है, राशि की कमी नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप लोग उसमें कैसे जुड़ सकते हैं। जल संग्रहण की बात हुई है, चारागाह की बात हुई है, उससे लाइवलीहुड जुड़ा हुआ है, आजीविका जुड़ी हुई है। राजीविका महिलाओं को संगठित कर रही है, अब इस संगठन को हम कैसे मार्केट तक पहुंचा सकते हैं, इसके लिए मेरा जो राय है, जो अब तक अभी नहीं आया, कि जो इंडिविजुअल एंटरप्राइज हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उनको हम महिलाओं के समूह से जोड़ते हुए हमारे प्रोडक्ट्स मार्केट में अपने दम पे compete कर सके, ऐसा एक विजन के साथ हम समझते हैं हम आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद। मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा अपने उद्बोधन से लाभ। आज भी के माध्यम से सभी राजस्थान के जिले और सभी स्वयं संस्थाएं और सब लोग यहाँ, सबका जो सुझाव आए हैं, राकेश जी ने स्वस्थ समाज के बारे में चर्चा की है, सूडाराम जी ने किसान तकनीकी पानी की बचत कैसे हो, राखी जी, पूनम जी, मुकेश जी, सुमित्रा जी, लीला देवी, उदयपुर और बांसवाड़ा, कोटा, सीकर, उसके बाद में आपका पाली है, बीकानेर है, भरतपुर है, और ये मंजरी से राजीविका मोबाइल फोन डिजिटल शिक्षा की बात हुई है, और समाज की आवाज नीति आयोग महावीर जी ने अपने पंचायत राज सशक्तिकरण की बात की है, और उसके अलावा कमल कुमार जी की भी बात हुई है। तो ये सारे आपके सुझाव हैं कि पंचायत राज का सशक्तिकरण कैसे हो, और 2030 का जो लक्ष्य है हमारा कि गरीबी को कैसे हर प्रकार से हमें कैसे मिटाना है, और हमारा जो पंचायत राज है वो कैसे सशक्त बने। जैसे आप लोगों को जानकारी है कि पंचायत राज स्वराज की स्थापना सबसे पहले राजस्थान में 1959 में यही हुई थी, और राजस्थान प्रदेश ने पंचायत राज में
अग्रसर भी है, आगे बढ़ा है, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री की सोच है और एक कल्पना है कि 2030 तक हम पूरे देश में सबसे आगे रहें, अग्रसर रहें, अग्रिम श्रेणी में आए। तो आप लोगों के जो सुझाव आए, ज्यादा मैंने चर्चा नहीं की, अपनी अलग अलग सभी ने अपने अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए, उनका समावेश किया जाएगा। और जो हमारा लक्ष्य है, हमारी जो एसएजी ग्रुप की महिलाएं हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी है, लेकिन हम इन 5 सालों में हमने काम भी किए हैं। आप लोगों को जानकारी होगी कि शिक्षा एक हमारा जो एक पैरामीटर था, जिसकी वजह से अनुभवी व्यक्ति नहीं आ पाते थे, तो शिक्षा को हमने हटाया। उसके बाद में पंचायत, ग्राम पंचायतें 1456 नई बनाई, 57 नई पंचायत समितियां बनाई, और अभी आप देख रहे हैं उसको भी हमने आगे बढ़ाया। माननीय मुख्यमंत्री ने इस बार जिले भी नए बनाए। तो ये सब पंचायत राज की व्यवस्था को एक आगे बढ़ाने का प्रयास हमारी सरकार कर रही है, और हमारा लक्ष्य है कि किस तरह हम जो हमारे जो आयाम है कि सामाजिक समावेश, आर्थिक सिस्टम और जो हमारा पर्यावरण है, इसका बैलेंस संतुलन बनाए रख सकते हैं, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारे करीब कुछ बिंदु हैं, उन पे हम आपको कुछ बताना चाहेंगे थोड़ा थोड़ा, कि हमारे गरीबी मुक्त आजीविका युक्त पंचायत के लिए हमारा विभिन्न योजनाओं द्वारा संचालित हम करते हैं। मनरेगा है, राजीविका है, प्रधानमंत्री आवास है, और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य की हमारी पेंशन योजना है, पीएम किसान योजना है, नेशनल पेंशन योजना है, और मुख्यमंत्री हुनर विकास योजना है। तो इनका सफल संचालन हो और इनकी पहचान, इनका जुड़ाव। लेकिन सबसे पहली बात आती है, जो मैं इस विभाग का मंत्री बनने के बाद हमने इस पंचायत राज को नजदीकी से देखा है। मैं पंचायत समिति सदस्य भी रहा हूँ 95 में। तो जो ग्राम सभा की बात आती है, तो ग्राम सभाएं जो होनी चाहिए वो वैसी नहीं हो पाती हैं, और ग्राम सभाएं एक फॉर्मल वे में होती हैं। तो हमने अब पूरा प्रयास किया आने वाले कल के लिए कि ग्राम सभा में जो भी प्रस्ताव आए और वो प्रस्ताव राज्य सरकार तक पहुंचे और उन पर अमल हो। ग्राम सभा में कोई भी निर्णय ले, चाहे कोई सी भी विभाग की योजना हो, चाहे पंचायत राज की हो, चाहे अन्य विभाग की हो, ग्राम सभा में उस पर चर्चा हो, तो लोगों को पता लगे कि भाई आज ये चर्चा हुई है। वो एक बात अलग है कि पॉलिटिकल कुछ लोग आते हैं, नहीं आते हैं, व्यवस्था रहती है, उसमें सुनिश्चित हो ग्राम सभा हो, ग्राम सभा में जो अधिकारियों की जिम्मेदारी है वो तय हो। तो वो जब हम सफल हो सकते हैं कि हमारे अधिकारी उसमें नीचे से ग्राम विकास अधिकारी से लेकर और कलेक्टर तक सुनिश्चितता रहे कि वही ग्राम सभा इस तारीख को होगी और उसमें ये निर्णय लिए गए हैं, उसमें प्रस्ताव लिए गए हैं, और जो प्रस्ताव लिए गए हैं उन्हीं पर अमल हो, उन्हीं के आधार पर विकास के कार्य हो। तो ये इस तरह की जो चीजें आती हैं, जैसे अभी पंचायत राज में हमने जो स्तरीय सिस्टम है कि हमारा सरपंच है, प्रधान है, जिला प्रमुख है, उसके साथ हमारे जो अधिकारी हैं वो समन्वय बनाकर विकास के कार्य कर रहे हैं। यहाँ से विकास का पैसा जाता है नीचे तक, वो धरातल पर पहुंच जाए और उसकी मॉनिटरिंग अच्छी हो। तो पंचायत राज की जो विकास के कार्य हैं, आप चाहे स्वच्छता की बात करें, चाहे अन्य जो ढांचागत स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कैसे बने, तो उन चीजों पर दूसरा हमारा बिंदु है कि हमारी स्वस्थ पंचायत के लिए हमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बच्चों की निगरानी, गर्भवती महिलाओं की मॉनिटरिंग और बच्चों की जांच, टीकाकरण, इन पर स्वस्थ बनाने के लिए हम क्या सहयोग कर सकते हैं, ये हमारा लक्ष्य 2030 में इस प्रकार की इनकी भी मॉनिटरिंग करेंगे। इसके साथ साथ हमने जो सरकार ने, आपने देखा क्या चल रही है आपके बीच में, चिरंजीवी योजना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, राजस्थान एक पहला राज्य है जिसमें इस तरह की योजना है कि 25 लाख तक का बीमा इंश्योरेंस कवर करेगा, 10 लाख रुपए तक का आपके कोई दुर्घटना हो जाती है उसका पैसा मिलेगा। तो इससे एक
ग्रामीण परिवेश में, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा प्रयास है और ये हम चाहते हैं कि इस तरह का हमारा 2030 तक स्वस्थ पंचायत बने, ये हमारा संकल्प होगा। और इसके साथ साथ बाल हितैषी पंचायत में शिशु मातृ मृत्यु दर को कैसे कम किया जाए और इसका टीकाकरण मतलब अभियान चलाते हम, और बच्चों को जो प्राइमरी शिक्षा है वो किस प्रकार की मिले और बालिका शिक्षा को हम कैसे बढ़ावा दें। और जहाँ बात आती है पंचायत राज की, तो प्राइमरी शिक्षा में भी पंचायत राज के बारे में, और सरपंच जो अभी एक अभियान चलाया था उसमें हमारे कुछ स्वयं संस्था थे, उनके माध्यम से बाल पंचायत को पंचायत राज के बारे में उनको थोड़ी थोड़ी प्राइमरी जानकारी मिले, तो उसको भी हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। और उसके बाद थर्ड हमारा आता है कि वहाँ का जो पानी वाली व्यवस्था है, जो बारिश का पानी है उसको हम कैसे रोकें, सतही पानी को रोका जाए, उसका संरक्षण कैसे किया जाए और उसका यूज कैसे किया जाए, पानी हमें स्वच्छ कैसे मिले, ये सारी चीजें कि बारिश का जल स्वच्छ होता है, शुद्ध होता है, उसको रोक सकते हैं। और जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको रिचार्ज करके उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, और वहाँ के जो चारागाह भूमि है उसके लिए जल उपलब्धता, और उसके बाद जो डार्क जोन है उसको रिचार्ज करके वहां पर हम हरित एक क्रांति ला सकते हैं, हरित वातावरण बना सकते हैं। तो ये हमारे 2030 के ये भी संकल्प में है। चौथा है हमारा स्वच्छ हरित पंचायत के लिए स्वच्छ भारत मिशन के द्वारा, तो हम चाहते हैं कि जैसे शहरों का वातावरण है, स्वच्छता की जो बात आप लोगों के माध्यम से आई कि गांवों में स्वच्छता के प्रति है तो सही, लेकिन शहरों जैसा वातावरण नहीं है। उसके लिए हमने हमारे विभाग के माध्यम से ऐसा व्यक्तिगत शौचालय, CHC सामुदायिक शौचालय, उसके अलावा लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए जो शहरों में जिस प्रकार का आपका सैनिटरी जो सिस्टम है उसको भी हमने डेवलप किया है। और अब करीब हमने 100 के करीब बड़ी ग्राम पंचायत है उनमें हमने इसको रखा है, तो ये योजना को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा कि वहाँ का काफी जगह उसके पानी की पीने की दिक्कत आती है लोगों को, क्लोराइड युक्त पानी है, तो उसको भी उसके लिए भी कितना गांव को कितना पानी मिलना चाहिए, शुद्ध पानी कैसे मिले, RO सिस्टम को कैसे डेवलप किया जाए, और कहीं पानी की जो बात आई 1 लीटर से हम उसको हरित कर सकते हैं, ग्रीनरी पैदा कर सकते हैं, तो वो भी हमारे दिमाग में है कि पानी का वेस्टेज नहीं और पानी का सदुपयोग कैसे किया जाए, उस पर भी हमारा पूरा फोकस है। और ढांचागत आत्मनिर्भर बने पंचायत, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बने जो आने वाले समय में एक ही छत के नीचे सारे विकास की चर्चा हो, विकास की बात हो, सारा आपका गिरदावर, पटवारी, आपका ग्राम विकास अधिकारी, आपका GTA, आप अन्य विभागीय एग्रीकल्चर के सभी एक ही छत के नीचे बैठे। और जो आपने बात कही, एक बढ़िया सुझावों की बात आई थी कि वहां पर एक सुझाव पुस्तकालय हो, ये सारी हमारे दिमाग में है। और काफी जगह हमने हमारे विधायकों के द्वारा भी, MPओं के द्वारा भी काफी हमारे MLA के माध्यम से आते हैं कि भाई हम पुस्तकालय खोलना चाहते हैं, तो हम उसके लिए हमने कभी उनको प्रोत्साहित किया, आगे बढ़ाया है कि भाई बच्चों के लिए आने वाले आजकल ऑनलाइन सिस्टम है और उसके अलावा बुक्स वहां मिलती है पढ़ने को, तो गरीब बच्चा आगे बढ़ सकता है। और एक लास्ट जो बात है आपकी, 1-2 बात और है, सामाजिक सुरक्षा न्यायपूर्ण पंचायत हो, तो इसमें इन चीजों को हमारी जो बात आ रही थी राजीविका की महिलाओं के माध्यम से, जब हमारी महिलाएं बैठती हैं एक साथ ग्रुप में, तो ये भी सामाजिक व्यवस्था की बात होती है, शोषण के खिलाफ भी वहाँ बात होती है, और विकास की भी चर्चा होती है कि गांव में काम कैसा हो रहा है, क्वालिटी वाइज हो रहा है, नहीं हो रहा है, विकास में कहाँ कमी है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे हमारे पास आती हैं। तो जो भी राजीविका की महिलाओं के माध्यम से आती हैं, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से आती हैं, तो हम तुरंत उसको मॉनिटरिंग करते हैं, वहां हम जांच कराते हैं। कोई भी अखबार में कहीं कोई न्यूज आती है
हमारे पंचायत राज से संबंधित कि भाई यहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है या कोई अन्य शिकायत आ रही है अधिकारी कर्मचारी या जनप्रतिनिधि की, तो उस पर हम तुरंत कार्यवाही करते हैं। और सबसे बड़ा काम हमने इस कार्यकाल में किया है कि क्वालिटी में सुधार हुआ है और लोगों में एक जागरूकता आई है कि लोगों को पता नहीं था कि कौन सी योजना है, इसका कैसे फायदा मिलेगा, किसको मिलना चाहिए, पात्र व्यक्ति वंचित रह जाता है। तो कुछ चीजें ऐसी भी आई कि भाई 2000 सेंसन वो उसकी बात कर रहे थे कि उस समय नाम नहीं जुड़ पाया। तो ये भारत सरकार के कुछ ऐसा काम है। प्रधानमंत्री आवास से संबंधित भी बात हमारे पास आती है, लेकिन भारत सरकार जब तक उस पोर्टल को नहीं खोलेगी और वहां से हमें लक्ष्य नहीं देगी तब तक हम भी हैं। हमने भारत सरकार से भी प्रयास किया है कि भाई ये राज्य सरकार को अधिकार दिए जाए जोड़ने के, हटाने तो यहाँ से हट जाता है लेकिन जोड़ने का अधिकार हमें दिया। जो योग्य व्यक्ति है, पात्र व्यक्ति है, उसको पात्रता का लाभ मिले। तो ये बहुत सारी चीजें आपकी समस्त पंचायत ऑनलाइन हो जाए, सारा रिकॉर्ड संधारण आपके पट्टे वितरण का है या अन्य कोई भी चीज है उसका रिकॉर्ड रहना चाहिए। अदरवाइज तो हम रिकॉर्ड देखने पता करते हैं पट्टा तो मिला हुआ है, पट्टा किसने काटा, कब मिला, कैसे मिला, ये सब जानकारी नहीं होती। और इस बार हमने ड्रोन सर्वे के माध्यम से पूरा जो आबादी भूमि में उनको पट्टे देने का एक अच्छा काम किया है, वो अभी चल रहा है। उससे आने वाले कल में सभी को फायदा मिलेगा। और लास्ट है हमारी कि महिला हितैषी पंचायत हो, महिलाओं के लिए हम क्या कर सकते हैं। महिलाओं की बात, समानता की बात आई, हमारे सदस्य ने रखा था, तो एक अच्छी बात है और इससे लोगों को जोड़ा जाए, लोगों को जानकारी हो। तो हमने तो जो काम किया है कि 50% महिलाएं हमारे नरेगा में हमने मेट बनाई है। राजीविका में अभी पंचायत ग्राम पंचायत जो इंदिरा रसोई का काम दिया है, टोटली महिलाओं को दे दिया, 1000 के करीब रसोइयां हैं। और जो परसेंटेज जो ब्याज का था राजीविका में 8% था, उसको हम 2.5% पे ले आए। स्कूटी में 0% कर दिया और कुछ जगह 2.5%, कुछ 0, इस तरह अलग अलग उसमें हेड में ये काम किए हैं। तो इस बार हमने इन 5 सालों में 27 लाख परिवारों को, महिला परिवारों को जोड़ा है, अन्य स्कीमों से जोड़ा है, लोन के माध्यम से, कि उनकी आर्थिक स्थिति में कैसे इजाफा हो, महिलाएं कैसे आगे बढ़े और उनके प्रोडक्ट को कैसे सेल किया जाए। तो ये हमारे जो लक्ष्य हैं इनको आगे बढ़ाने के लिए हमने तय किया है कि हमारी 358 पंचायत समितियां हैं, 11,236 ग्राम पंचायत हैं, इनके माध्यम से इनको रिकॉर्ड का संधारण ऑनलाइन हो और जो भी फाइल जो चलती है उसका भी एक समय पर निस्तारण हो। और पहले हमारी जो पंचायत समिति की साधन सभा की मीटिंग 1 महीने में होती तो 1 महीने में हो, जिला परिषद की 45 डेज में होती थी, उसको 30 डेज मतलब 3 महीने में 90 दिन में होती, उसको 45 दिन में कर दिया है, जिससे किसी सब्जेक्ट पे चर्चा हो और चर्चा में जो बिंदु आए उनका निस्तारण हो। और अभी हमारे जनप्रतिनिधियों की जो हमसे जुड़े हुए हैं, पंचायत राज के जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, इनकी कुछ मांगे उसको भी हमने माननीय मुख्यमंत्री को अवगत करा दिया है। समय आने पर इनके बारे में भी वो घोषणा कर सकते हैं, इनका मानदेय है और कुछ चीजें हैं उन पर भी चर्चा हुई है। आज आप सभी लोगों के एक अच्छे सुझाव आए, उनसे माननीय मुख्यमंत्री से, हमारे अधिकारियों से चर्चा करके इस 2030 के संकल्प को हम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आज इस माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो विजन 2030 की घोषणा की गई थी, उसके संदर्भ में इस राज्य स्तरीय मीटिंग में माननीय मंत्री महोदय ने हम सबको जो सुझाव और निर्देश दिए हैं उनका हम शीघ्र पालन करेंगे। और मेरी आप सभी से यही अनुरोध है जो यहाँ पर बैठे हैं विराजमान, जिसको बोलने का अवसर मिला है, नहीं भी मिला है, या पूरे राज्य में जो हमसे जुड़े हुए हैं, उन सभी से यही अनुरोध है कि आप सभी अपने सुझाव लिखित में मेरे को पंचायत राज में या ग्रामीण विकास में सेक्रेटरी के नाम पर लिख के भेज दें या हमें मेल कर दें, या अभी जो मीटिंग की शुरुआत में आपको बताया कि किस तरह से मिशन 2030 करके एक वेबसाइट खोली गई है, उसमें आप अपने विचार उसके अंदर डाल सकते हैं। यहाँ पर सभी पधारे, मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, खासतौर से माननीय मंत्री महोदय का, ICS सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।